सुगंधा जब ब्याह कर ससुराल गई तो उसका बहुत स्वागत हुआ। रिश्ते के सारे लोग उसकी खूबसूरती से प्रभावित थे। वो तो छोटे से परिवार से आई थी जिसमें मम्मी पापा दीदी और एक भैया थे। वो सबसे छोटी थी और बहुत लाड से पली थी, लेकिन मम्मी ने उसकी परवरिश में कोई कोताही नहीं की थी। स्नातकोत्तर में गोल्ड मेडलिस्ट थी, सुंदर थी, लेकिन अहम छू भी नहीं गया था। वो जैसे ही ससुराल पहुंची, सासू माँ ने अपनी ममता की छाँव में रख अगवानी कर भावभीनी स्वागत किया। रिश्ते की नंदें चुहल करती हुई कमरे में ले गईं। उस दिन वो सब नंदों के साथ सोई। सौम्या से तो भेंट भी नहीं हुई। अगले दिन कुछ शादी के रिवाज थे। शाम को रिसेप्शन था। सुबह सबने उसे उठा जल्दी से तैयार होने को कहा। वो स्नान करने गई तो बाथरूम के बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने रात में बहुतों के पैर छुए थे, लेकिन पहचान किसी को भी नहीं पाई थी। बिटिया, साड़ी मत धोना, मुझे दे दो, मैं धो दूंगी। तुम स्नान कर लो और निकल जाओ। लेकिन सुगंधा को शर्म आई। आखिर ऐसे कैसे किसी बुजुर्ग महिला को अपने कपड़े धोने को दे दे। मैं धो लूँगी, आप चिंता न करें, सुगंधा ने ही कहा था कि पीछे से आवाज़ आई। दे दो, ये ऐसे मानने वाली नहीं है, तुम्हारे कपड़े धोकर ही दम लेगी। ये तो सासू माँ थी। लेकिन मम्मी जी, ये तुम्हारी नानी सास है, जिद्दी है, इसीलिए स्नान कर निकल आओ, कपड़े दे दो। सुगंधा सकुचाते हुए स्नान कर अपने कपड़े उन्हें धोने को दे दिए। फिर उसे विवाह के लिए बने हुए मंडप में सौम्य के साथ बिठाया गया, जहाँ सभी ने उस पर अक्षत छिड़के और कुछ न कुछ उपहार दिया। पीछे से रिश्ते की महिलाएं मंगल गान गाती रहीं। माँ, अब तुम जाओ, सासू माँ ने कहा तो उन्होंने इशारे से मना किया। आओ ना, तुम नहीं दोगी तो मैं भी नहीं दूंगी, सासू माँ ने कहा तो सबने उन्हें आश्चर्य से देखा। लेकिन वो अभी कैसे मंडप पर आकर नई बहू को आशीर्वाद देंगी। रहने दो मालती, जब बहू अंदर जाएगी तो वहाँ कमरे में दे देंगी, मामी सास ने कहा। नहीं मामी जी, माँ को तो चलकर आशीर्वाद देना ही होगा, अन्यथा ये सब विधि विधान अधूरा रह जाएगा। माँ की बात सुन सब हैरान रह गए। फिर नानी जी आई, सुगंधा पर अक्षत छिड़क उसे आशीर्वाद दिया। तब जाकर मालती जी शांत हुई। फिर उन्होंने भी बहू को उपहार के साथ आशीर्वाद दिया। आसपास की औरतें रिश्तेदार कानाफूसी करने लगी। शुभ कार्य में एक विधवा को आगे करना ठीक है क्या? ये मालती ने ठीक नहीं किया। नई बहू के लिए अपशगुन का काम उसने खुद ही किया है। आप लोगों को और कुछ बोलना है? वो मेरी माँ है और माँ बच्चों के लिए कभी अपशगुन नहीं होती। वो हमेशा आशीर्वाद देती है, इसीलिए आप लोग कृपया कुछ नहीं बोलें, सासू माँ ने कहा तो सारी महिलाओं के मुंह बंद हो गए। माँ, अब अपने हाथों से नई बहू को खीर खिलाओ। ये एक रस्म थी। नई बहू को घर की महिलाएं एक एक चम्मच खीर खिलाती हैं। सुगंधा आश्चर्य से अपनी सास को देखती रही। सबसे पहले नानी सास ने उसे खीर खिलाया और उसका मुंह चूम लिया। हमेशा खुश रहो, फूलो फलो और सबका मान सम्मान करो, यही मेरा आशीर्वाद है बहुरिया, नानी जी ने कहा तो सुगंधा अंदर तक भीग गई। वो उनके पैरों में झुक गई। जी नानी जी, आप मेरा उपहार ले आइए, मुझे भी देना है, नई बहुरिया को मुँह दिखाई नानी जी ने मालती जी से कहा। ये लीजिए, आप अपने मन का ही कीजिए। अरे, आपकी बहू को केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, क्या बेटा, ठीक कहा ना मैंने? मालती जी ने कहा तो उसकी माँ अड़ गई। फिर उन्होंने चांदी का एक सिंदूर दान मालती जी के हाथ से ले लिया और उसे सुगंधा के हाथ में थमाया। बहुत ही प्यारा और अनमोल सा उपहार था वो। उसकी नक्काशी देख सुगंधा रीझ गई। उसे माथे से लगाकर अपने बैग में डाल लिया। नानी जी, कुछ सोना तो दे देती। ये क्या, चांदी का छोटा सा सिंदूर दान दिया, एक रिश्ते की बहू ने कहा। इसके नाना रहते ना बेटा, तो मैं कंगन बनवा कर देती, अभी मैं यही दे सकती हूँ। उनका चेहरा उतर गया था। नानी जी, ये मेरे लिए सबसे कीमती और अमूल्य उपहार है, सुगंधा ने कहा। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहू, तुम भी अपनी नानी को पहचान लो, सासू माँ ने कहा। सुगंधा ने देखा अजीब सा रिश्ता था सास और नानी सास के बीच। सबसे पहले नानी जी उन्हें आप कहकर बुलाती थी और सास उन्हें तुम बोलती थी। माँ बेटी में आपकी औपचारिकता तो नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन वो नई बहू थी तो कुछ नहीं
कहा संकोच में। फिर पग फेरे के लिए सुगंधा मायके चली गई। वहाँ कई महीनों के लिए रह गई। उसका शोध पत्र जमा होना था। उसके बाद उसे पति के साथ पहले ससुराल जाना था और फिर पति के कार्यक्षेत्र में जाना था। दुर्गा पूजा की 10वीं में दिन देख उसकी विदाई ससुराल के लिए हो गई। शाम को वो हारी थकी पहुंची। माँ ने समझा कर भेजा था कि जाकर ससुराल में आराम मत करना, मिलकर खाना बनाना, काम करना। लेकिन वहाँ पहुंचकर सुखद आश्चर्य मिला। जैसे ही पहुंची नानी जी ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। हाँ हाँ, गोद में बिठा लो, कहाँ की बिछड़ी हुई बहू मिली है ना। सास मालती जी ने मजाक में कहा। वो लजा गई। हाँ क्यों नहीं, गोद में बिठाऊंगी ही। आपको जलन क्यों हो रही है? कब से देखने के लिए इसे तरस रही थी मैं, नानी जी ने कहा और सुगंधा को अपने आलिंगन में भर लिया। थोड़ा प्यार हमारे लिए भी छोड़ दो, मालती जी ने कहा। सुगंधा सकुचाई हुई सबके पैर छुई और रसोई में जाना चाहिए, लेकिन सास से ज़्यादा नानी जी ने कुछ भी करने से रोक दिया। अभी आई हो, आराम करो। मैंने और तुम्हारी सास ने मिलकर खाना बना लिया है। वो तो देखती रह गई। अगले दिन नानी जी ने चूड़ीहारिन बुलाकर लाई। मालती जी को और सुगंधा दोनों को भर भर हाथ चूड़ियाँ पहनाई। मैं इतना चूड़ी नहीं पहनती हूँ माँ, 4 डालूंगी बस, मालती जी कहती रह गई। लेकिन वो नहीं मानी। वो तो ना तो मालती जी को कुछ करने देती और ना ही सुगंधा को, लेकिन सुगंधा को ही बुरा लगता और उन्हें आग्रह से मना करा देती। लेकिन एक चीज़ अजीब लगती, वो हर जगह घूमने जाने के लिए साथ में तैयार रहती, एकदम गहरे रंग की साड़ी पहनती। मालती जी कभी कभी गुस्सा हो जाती। देखो माँ, ये सब रंग की साड़ी यहाँ मत पहना करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ साड़ियाँ मंगवा देती हूँ, मालती जी ने कहा और उनके लिए हल्के रंग की साड़ियाँ मंगवा दी। नानी जी भुनभुनाते हुए हल्के रंग की साड़ियाँ पहन लेती। वो बहुत शौकीन थी। सासू माँ ने कभी नहीं कहा कि वे बहू बेटे के साथ घूमने जाएंगी, लेकिन नानी जी तैयार रहती। सुगंधा दुविधा में पड़ जाती। आज मेरा नाती कहाँ ले जा रहा है तुमको? सुगंधा को तैयार होते देख नानी जी ने कहा। फिल्म देखने और उधर से ही रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए आएंगे, भोली सुगंधा ने कहा। मुझे नहीं ले चलेगी? इस पर सुगंधा ने कह दिया चलिए। मालती जी ने सुना तो बिगड़ गई। ये क्या है माँ, जवान बेटे बहू के साथ कहाँ जाओगी? यहीं रहो चुपचाप। मम्मी जी जाने दीजिए ना नानी जी को, आप भी चलिए। पागल हो गई है क्या तू? दोनों जाओ घूमने। हम बूढ़ियों के संग कहाँ जाओगी? मालती जी ने कहा तो दोनों चुप हो गई। लेकिन सुगंधा को अच्छा नहीं लगा। एक दिन वो सबको लेकर गई और बाजार में सबको कुछ कुछ खरीदवाई। फिर रेस्टोरेंट में खाते हुए घर वापस आई थी तो वो मालती जी की माँ और बेटी को बच्चों की तरह ही व्यवहार करती। मालती जी के बाल संवारती, तेल डालती, उनके हाथ पैरों में मसाज करती, लेकिन मालती जी से वो कुछ नहीं करवाती। सुगंधा भले ही उनकी सेवा करती तो उसे हृदय से भर भर कर आशीर्वाद देती। एक दिन सुगंधा ने मालती जी से पूछा कि नानी जी आपको आप क्यों कहती हैं? उस दिन नानी जी पड़ोस में कीर्तन में गई थी। वो सुबह ही चली गई थी कि सबकी मदद कर देंगी। मालती जी शाम को जाने वाली थी, इसीलिए आज आराम से सास से बात करने बैठ गई। तुम्हें ये क्यों जानना है बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी जी, बस एक कौतूहल है सब जानने की। नानी जी आपकी समवयस्क लगती हैं, उम्र का पता ही नहीं चलता उनका, इसीलिए बस, सुगंधा ने सर पकाते हुए कहा। अच्छा ये बात है, माँ मेरी उम्र की ही लगती है। तो सुनो बहू, माँ मेरी ही उम्र की नहीं बल्कि 2 साल छोटी है। मालती जी के रहस्य उद्घाटन से सुगंधा अचंभित रह गई। ये कैसे माँ? नाना जी ने दूसरी शादी की थी, लेकिन इतनी कम उम्र की लड़की से उन्होंने विवाह क्यों किया? अपने बराबर की स्त्री से विवाह क्यों नहीं किया? सुगंधा की आंखें विस्फारित हो रही थी। बात यह है बहू कि जब मैं 5 वर्ष की थी उसी समय मेरी माँ चल बसी थी। बाबूजी ने मुझे पाला और मात्र 12 वर्ष में ही मेरी शादी कर दी, लेकिन गौना नहीं हुआ था तो मैं मायके में ही थी। मैं उस समय मात्र 14 साल की थी जब बाबूजी किसी काम से दूसरे गांव गए थे। मैं अपनी चाची के साथ गप्पे कर रही थी, तभी हल्ला करते हुए कुछ लोग आए। काका ने मौजा खरीदा। पता चला कि मेरे बाबूजी और गांव के ही एक और काका ने 2 लड़कियां खरीद कर लाए हैं। दोनों ही विधुर थे। उनके गांव में पहले भी लड़कियां खरीद के लाई जाती थीं और उन्हें मौजा कहा जाता था।
गरीब माँ बाप बेटियों को आर्थिक अभाव में भेज देते थे। तब तक दोनों आ गए और दोनों के पीछे पीछे घूंघट में छोटे कद की 2 लड़कियां चली आई रही थी। मैं तो थक रह गई। बाबूजी को इस उम्र में क्या सूझी। मालती बेटा, ये तुम्हारी माँ है, इसका ख्याल रखना, बाबूजी कहकर बाहर ही चले गए। शायद उन्हें मेरे सामने शर्म आ रही थी। मैं गई और उस लजाती डरी हुई बच्ची को थाम कर घर के अंदर ले आई। अंदर लाकर उसका घूंघट उतारा तो दिल दहल गया। ये तो एकदम बच्ची थी, मुझसे भी छोटी थी। गुस्सा भी आया बाबूजी पर कि मेरे से भी छोटी लड़की को पत्नी बनाने में उन्हें शर्म नहीं आई। चाची भाभी भी सब बाबूजी की निंदा कर रहे थे। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि इस बच्ची का क्या होगा, वो भी मेरे में सिमटी रहती है। बाबूजी देर रात आते और खाना खाकर सो जाते और ये माँ मेरी साड़ी के आंचल में अपनी साड़ी का आंचल का गांठ लगा लेती। रात में मुझसे एकदम चिपट कर सोती। उस समय इसे मासिक धर्म भी नहीं आता था। धीरे धीरे कुछ साल बीते और माँ को भी ज्ञान होने लगा। अब वो बाबूजी से उतना ना तो सहमती थी और ना ही डरती थी, लेकिन अभी भी मेरी साड़ी से अपनी साड़ी में गांठ लगाकर ही सोती। तभी मेरी ससुराल से गौना का दिन बनकर आया। मेरी माँ सहम गई। मैं कैसे रहूँगी लली, आप मत जाइए, मुझे यहाँ सबसे डर लगता है। मुझे उस पर माया आ गई। लेकिन माँ, तुम्हें रहना तो बाबूजी के साथ है। वो धोती वाले से तो ज़्यादा डर लगता है। मुझे बुलाकर वो मेरा हाथ छूते हैं, कभी मेरा गाल नोच लेते हैं, कभी वो। आगे की बात ना वो बोल पाई और ना मैं सुन पाई। मैं तो खुद पुरुष स्पर्श से अनजान थी। अभी तक गौना नहीं हुआ था, लेकिन भाभियों दीदियों की बातें सुन इतना अबोध भी नहीं थी। लेकिन ये मेरी मासूम सी माँ। मुझे गुस्सा आया इसके घर वालों पर, अपने बाबूजी पर, जिन्होंने एक कच्ची उम्र की बच्ची को इस दलदल में धकेल दिया था। कहाँ 12 साल की कच्ची कली सी बच्ची और कहाँ एक 35 साल का पका हुआ पुरुष। उफ, मैं कांप गई अपनी इस मासूम माँ की नियति पर। फिर मैंने अपने मन को मजबूत किया और धीरे धीरे माँ को सब बताना समझाना शुरू किया। बेशर्म होकर बाबूजी से भी बात की कि माँ को धीरे धीरे विश्वास में लें। बाबूजी तो शर्म से गड़ गए। उन्हें अब अफसोस हो रहा था कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन अब इसका फ़ायदा नहीं था। अब धीरे धीरे माँ बाबूजी से बातें करने लगी, उनका ध्यान रखती, उन्हें खाना देती, उनके साथ बात करती। इसका फ़ायदा हुआ कि जब मैं गौना होकर ससुराल गई तो माँ बाबूजी में अच्छी बनने लगी थी। माँ ने मेरे गौने की तैयारी भी खूब उत्साह से की थी। उन्होंने अपने चांदी का कड़ा और गले की हंसली उतार कर मुझे पहना दिया था। फिर मुझे रोते हुए विदा कर दिया। पहले मैं उसकी माँ बन गई थी और अब वो मेरी माँ का फ़र्ज़ अदा कर रही थी। मैं ससुराल में रच बस गई। फिर 5 साल बाद अपने मायके गई। अब माँ बदल गई थी। पहली वाली सहमी डरी माँ अब बोल्ड हो गई थी। उसकी आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजती। मेरे 3 भाई बहन हो गए थे। मेरा भी ये सौम्य हो गया था और मुक्ता होने वाली थी। मैं जब गई तो माँ बहुत खुश हुई, मुझे गले से लगा, खूब रोई। मुझे लगा बाबूजी शायद उसे परेशान करते हों। माँ, तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? बाबूजी तंग तो नहीं करते तुम्हें? मैं घबराई हुई ना जाने क्या क्या बोलने लगी। माँ तब हंसने लगी। ना लली, आपको देख अब मैं ठीक हूँ और अब आपके बाबूजी के साथ भी ठीक से रहती हूँ। ये देखिए आपके भाई बहन। माँ के पीछे उन्हीं के जैसे 3 नन्हे नन्हे मासूम बच्चे छुपे जा रहे थे। ये तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप रोई क्यों? तब बाबूजी ने बताया कि इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के कारण वो दुखी थी। मैंने सबके लिए लाए उपहार पकड़ाए। माँ मेरे आगे पीछे कर रही थी, इतना ज़्यादा कि बगल की चाची सब कहने लगी कि कितना कर लो, रहोगी सौतेली ही। इस पर माँ का चेहरा उतर गया। वो अंदर चली गई। मैंने चाची पर गुस्सा किया और अंदर चली गई। देखा तो रो रही थी। फिर मैंने मनाया, माँ मैंने कुछ कहा तुम्हें जो रो रही हो? इन लोगों को बोलने दो, तुम्हारी अच्छाई बर्दाश्त नहीं हो रही है इन्हें, छोड़ो ना इन सबको। मैं आई कुछ दिनों के लिए तो मुझे अच्छी यादें ले जाने दो। मैंने कहा तो माँ वही नन्ही माँ की तरह मेरी बाहों में सिमट गई। फिर तो माँ ने मेरी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे मुक्ता होने वाली थी तो मुझे कोई काम करने नहीं देती। तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाती। गांव में होटल तो थे नहीं, जो कुछ खरीद कर लाती, इसीलिए मैं घर के बने व्यंजनों का आनंद लेती। मैं देखकर दंग थी कि माँ ने कितनी अच्छी तरह से अपनी गृहस्थी संभाल ली थी। लेकिन मेरे चचेरे भाइयों को ये पसंद नहीं था। माँ ने मुझे
भाई यानी बाबूजी को वारिस दे दिया था। अर्थात अब बाबूजी की वो ज़मीन जायदाद जिसे वे लोग अपना समझ रहे थे उसे लेने वाला आ गया था। लेकिन मैं खुश थी। मेरे भी भाई बहन थे, भले ही मुझसे उम्र का एक बड़ा अंतर था। मैं गई थी तो माँ के खिलाफ सब मुझे भड़काने की कोशिश करते। बाबूजी पर असर पड़ता था, लेकिन मैं समझ रही थी माँ ने बहुत झेला। इस कच्ची उम्र में एक प्रौढ़पति का साथ, असमय गर्भभार, गृहस्थी और सबके विरोध को झेलना कोई साधारण कार्य नहीं था, लेकिन माँ ने सब झेला। मालती जी कहते कहते सांस ली। उनके चेहरे पर माँ के लिए अपार प्रेम और दुख भी झलक रहा था। सुगंधा दौड़कर पानी ले आई। मालती जी पानी पी और स्थिर हुई। मम्मी जी, फिर नानी जी ने सबका सामना कैसे किया? सुगंधा की उत्सुकता बढ़ रही थी। तभी नानी जी कीर्तन से आ गई। क्या हुआ, सास बहू मिलकर मेरी चुगली कर रही हो? नानी जी की बात पर सुगंधा चुप हो गई और मालती जी हंस पड़ी। माँ, कैसा रहा वहाँ सब? अच्छा था, सब भजन गा रहे थे तो मैं भी गाई। सब आपको पूछ रहे थे, नानी जी ने कहा। उस दिन फिर और कोई बात नहीं हो पाई। सुगंधा बहुत सारे प्रश्नों के साथ घूमती रही। फिर एक दिन नानी जी ने आकर कहा, लल्ली, मुन्ना की अम्मा गंगा स्नान के लिए जा रही है, मुझे भी कह रही है जाने के लिए। मैंने कहा पूछ कर बताऊंगी। क्या कहूँ उनको? नानी जी ने कहा तो मालती जी ने उन्हें आश्चर्य से देखा। मैं मना करूंगी तो तुम मान जाओगी माँ? जाओ, लेकिन दामाद के आने से पहले ही चली आना। ये गुस्सा करते हैं, तुम इधर उधर बहुत भटकती हो। मालती जी ने कहा तो पहले उनका चेहरा उतर गया, फिर खुश हो गई। मालती जी ने कहा कि तुम भटकती रहती हो, तो नानी जी का चेहरा उतर गया। अच्छा जाओ ना, उदास क्यों होती हो? गंगा स्नान पुण्यकार ही है। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। मालती जी ने कहा तो नानी जी खुश हो गई। सुगंधा ने जल्दी से नाश्ता बनाकर सबको खिला दिया, फिर खाना भी बनाया। अब वो निश्चिंत थी। सोचा कि अब मालती जी से जाकर नानी जी के बारे में बात करूंगी। तभी सौम्य के कुछ दोस्त आ गए और वो उनकी आवभगत में लग गई। तब तक नानी जी भी आ गई। आते ही वो सबके साथ हंसी मजाक में लग गई। एकदम बिंदास रहती थी वो। उम्र का कोई प्रभाव नहीं था उनके ऊपर, और ना ही किसी से भी बात करने में या मजाक करने में हिचकती थी। अरे गोविंद, तुम कब रसगुल्ला खिलाएगा मुझे? शादी करो जल्दी से, सौम्य पापा बन जाएगा तब शादी करेगा। नानी जी की इस बात से सब चौंक उठे। है, बहू माँ बनने वाली है और मुझे खबर भी नहीं है। मालती जी ने सोचा और अपनी प्रश्न भरी नज़रों से सुगंधा को देखा। वो तो शर्म से लाल हो गई। बड़ी मुश्किल से कहा, अभी ऐसी कोई बात नहीं, बस मालती जी बिगड़ गई। तुम्हें अकल नहीं है क्या? कहाँ क्या बोलना चाहिए? बच्चों सी बातें करती हो और ये मिठाई विठाई करती रहती हैं, लेकिन एक भी मिठाई छूती नहीं है। मालती जी की डांट से नानी जी एकदम चुप हो गई। तो क्या हुआ? कोई अच्छी खबर हो तो मिठाई ही खाने की बात करते हैं ना? वही तो मैंने कहा। थोड़ी देर बाद कहा तो सब मुस्कुरा दिए। इधर सुगंधा संकोच में पड़कर अंदर कमरे में चली गई। नानी जी भी पीछे से आई। नानी जी, आपने ऐसा क्यों कहा? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अब सब मुझे चिढ़ाएंगे ना? सुगंधा ने कहा तो नानी जी भी संकोच में आ गई। अरे बेटा, वो तो मैं गोविंद को शादी करने बोल रही थी, बीच में ये बात मुंह से निकल गई। माफ़ कर दो बेटा, लेकिन जल्दी से हमें पोते का मुंह दिखा ही देना। इन बूढ़ी आंखों में यही देखना है। नानी जी की बात पर सुगंधा शर्मा गई। जो मुंह में आता है बोल देती हैं, बुढ़ापे में एकदम सटिया गई है ना माँ। पीछे से मालती जी पहुँच गई। अच्छा, अब हो गया ना, कितना आप बोल रही हैं। बहू चलो, अब चाय बनाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का चाय पीना है। और आप आइए, आपके बालों में तेल डाल दूँ। इतने सुंदर बालों की कोई देख रेख नहीं करती है। नानी जी की बात पर सुगंधा चकित रह गई। मालती जी डांट रही थी, उसका कोई असर नहीं उन पर, और मालती जी भी भुनभुनाते हुए आकर उनके सामने बैठ गई। फिर दोनों माँ बेटी आपस में गांव की बातें करने लगी। दोनों प्रगाढ़ सहेलियों जैसी बतिया रही थी। नानी जी मम्मी जी के बालों में तेल लगा रही थी और सुगंधा मुग्ध हो दोनों को देख रही थी। नानी जी की 3 संतान थी और 2 लड़की और 1 लड़का। दोनों लड़कियों की शादी उन्होंने खाते पीते घर में ही की थी। बेटा छोटा मोटा व्यवसाय करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत तेज तर्रार थी और नानी जी से तनिक नहीं बनती थी। इसीलिए नानी जी ज़्यादातर बेटियों के यहाँ ही ज़्यादा रहती थी, उसमें भी मालती जी के यहाँ सबसे ज़्यादा। सुगंधा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। उसे नानी जी के बारे में जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी।
बार बार उसकी कल्पना में छोटी सी नानी जी आती, जो एक प्रौढ़ से विवाह करने के लिए विवश हो गई थी। छोटी सी बच्ची जो विवाह होते ही अपने से बड़ी लड़की की माँ बन गई और अपने से बड़े लड़कों की काकी। उन्होंने कोई और रिश्ता तो जाना ही नहीं होगा। क्या सोच रही है बहू? नानी की बात का बुरा लग गया क्या? अरे उसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, उसके हृदय में कुछ नहीं रहता, बस मुंह पर नियंत्रण नहीं है, जो मन में आया बोल देती है। मालती जी ने आकर कहा तो लेटी हुई सुगंधा उठकर बैठ गई। नहीं मम्मी जी, मैं उनकी बात के बारे में नहीं, बल्कि उनके बीते कठिन जीवन के बारे में सोच रही थी। इतना झेलने के बाद भी वो कितनी ऊर्जावान रहती हैं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं होता, जबकि आप इतना डांट देती है। सुगंधा ने बहुत आदर से कहा, हाँ बेटा, वो बहुत जीवट वाली है। यदि नहीं होती तो ना तो मुझे संभाल पाती और ना ही मेरे भाई बहनों को। बहुत कष्ट से सबको पाला है। बाबूजी भी एक समय सब छोड़कर पलायन कर गए थे। मालती जी ने कहा तो सुगंधा के सामने एक और रहस्य खुला। लली, देखिए ना, उधर कोसी नदी के किनारे एक मेला लगा है। वो मुन्ना की माँ जा रही है, चलेगी? हे भगवान, सुबह ही गंगा स्नान से आई, अब फिर मेला घूमने जाएगी? कल चलना, मैं भी चलूँगी, मालती जी ने कहा। इस पर दोनों चौंक गई। मालती जी थोड़े भारी शरीर की गेहुए रंग की सुदर्शना महिला थी। उनके घुटनों में दर्द रहता था, वो ज़्यादा चल नहीं पाती थी। जबकि नानी जी दिखने में गोरी चिट्टी लंबी छरहरी थी, दौड़कर कहीं भी चली जाती। नानी जी मेला देखने जाना चाहती थी तो मालती जी भी तैयार होती हैं जाने के लिए। सब हैरान हो जाते हैं। मम्मी, आपके घुटने में दर्द रहता है तो आप मेला कैसे जाएंगी? सौम्य ने कहा। चली जाऊंगी, तेरी नानी जी मेरी मालिश कर देंगी ना, मालती जी ने कहा। हाँ हाँ, मालिश तो कर ही दूंगी, लेकिन लली आपको परेशानी होगी, आप मत जाइए, मैं कल ही जाऊंगी। अब चलिए आप बैठिए कमरे में, मैं आपके घुटनों में मालिश कर देती हूँ, कहकर नानी जी तेल लेकर कमरे में हाजिर हो गई। माँ को आग्रह करके ले गई। अब ये मानेगी थोड़ी, ये जो मेरी माँ है ना, कहती हुई मालती जी उठकर चली गई। सुगंधा मुस्कुराती हुई चाय बनाने चली गई, क्योंकि अब नानी जी को चाय की तलब लगेगी। नानी जी हर काम में परफेक्ट थी, उनमें फुर्ती भी गजब की थी। जिस दिन काम वाली नहीं आती उस दिन काम की खींचातानी हो जाती। मालती जी अपना काम करना चाहती और नानी जी चाहती कि सारा काम खुद कर ले। सुगंधा बर्तन धोने जाती तो नानी जी बाल्टी और कपड़ा लेकर पोछा लगाने बैठ जाती। सुगंधा कितना भी मना करती वो सुनती नहीं। यही नहीं, पास पड़ोस में भी उनका सबसे बहुत लगाव हो गया था। जाकर गप्पे तो मारती ही, उनकी मदद भी करती। पूरे कॉलोनी में वह नानी जी के नाम से प्रसिद्ध थी। लेकिन एक आदत बहुत खराब थी, घर में उनसे कोई भी बात कही जाती वो जाकर बाहर कह आती। एक दिन मालती जी डॉक्टर को दिखाकर लौट रही थी, तभी कॉलोनी की मिसेज राय मिल गई। उन्होंने उनका हालचाल पूछा। मालती जी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा आपको? और आपकी बहू कैसी है? उसको कहीं दिखला रही हैं या नहीं? समय से बच्चा हो जाए वही अच्छा है, उन्होंने कहा तो मालती जी सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने कहा, सब ठीक है भाभी जी, बहू को भी बच्चा हो ही जाएगा। अभी कुछ महीने पहले ही तो शादी हुई है, कुछ दिन जीवन के आनंद लेने दीजिए, मालती जी ने कहा। हाँ, लेकिन आपकी माताजी बहुत चिंता कर रही थी, कल ही आई थी कि कह रही थी कि अभी तक बहू को बच्चा नहीं हुआ है, चिंता होती है, मिसेज राय ने कहा तो मालती जी चौंक गई, लेकिन जाहिर नहीं किया। वो क्या है ना मिसेज राय, जब ईश्वर को देना होगा तो वो दे ही देगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करती। रही बात माँ की तो उन्हें कुछ ज़्यादा चिंता है, क्या किया जाए, गांव की है ना। मालती जी ने उन्हें निरुत्तर कर आगे बढ़ गई, लेकिन घर पर पहुंची तो गुस्से से सुगंधा घबरा गई। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों परेशान है? कब निकली नानी जी, कहाँ गईं? यही सब कांड करके आती हैं, आने दो आज उसको, मालती जी ने कहा। उन्होंने क्या किया? क्या किया? जो किया वो उनके सामने बताती हूँ। मालती जी गुस्से से बोल ही रही थी कि नानी जी आ गई। आते ही शुरू हो गई। पता है लली, वो कोने वाली जो मिसराइन है ना, उनकी बेटी का चक्कर एक लड़के से चल रहा है। सारे मोहल्ले में अपनी परवरिश का ढोल पीटती फिर रही थी। उनका चेहरा एक नए रहस्योद्घाटन से चमक उठ रहा था। सुगंधा को हंसी भी आई। मालती जी ने बड़े ध्यान से उन्हें देखा। तुमको ये सब पंचायत करके बहुत मज़ा आता है ना माँ? कॉलोनी में जाकर सबके साथ उठ बैठकर यही सब काम करती हैं, क्या कहेंगी सब? मैं कभी उनके साथ ये सब पंचायत करने नहीं गई, फिर तुम? मालती जी की डांट सुनकर वो चुप हो गई, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। मैंने क्या किया है लली, जो इतना आप सुना रही हैं? नानी जी सिर्फ
अपनी बेटी से डरती थी। आज वो बेटी उनसे नाराज़ थी। क्या किया है आपने? मिसेज राय मिली थी। वो पूछ रही थी कि मेरी बहू को बच्चा होने में क्या दिक्कत है। आपकी माताजी बहुत चिंता कर रही हैं। तुम ये चिंता घर के अंदर को कर लो तो अच्छा है, बाहर क्यों घर के बात की चर्चा करती हो? मालती जी गुस्से में बोलती रही और नानी जी चुपचाप सुनती रही। मम्मी जी अब छोड़िए ना, कितना नानी जी को सुना रही हैं। मेरे प्रति उनकी कोई गलत भावना थोड़े ना है। सुगंधा ने सास को शांत करते हुए कहा और नानी जी को और देखा। वो शर्मिंदा थी। अच्छा माफ़ कर दीजिए लली, अब मैं किसी से कुछ भी नहीं कहने जाऊंगी। नानी जी ने जाकर माफ़ी मांगी। फिर मालती जी का गुस्सा ठंडा हुआ। अगले दिन नानी जी सुबह से बहुत उत्साहित थी। सुगंधा के साथ मिलकर रसोई की तैयारी कर दी। बहुरिया क्या सब्जी बनाओगी? बताओ मैं काट देती हूँ। क्या बात है नानी जी, आज सुबह सुबह ही आ गई? सुगंधा ने पूछा। मालती जी मुस्कुराई। आज नानी जी को मेला जाना है तो फुर्ती देखने के काबिल है। ऐसे वे हर समय फुर्ती से भरी रहती हैं, लेकिन आज घूमने जाना है तो चाहती हैं हर काम करके रख देना चाह रही हैं। नानी जी आप रहने दीजिए ना, क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूँ ना, कर लूँगी, सुगंधा ने कहा। लेकिन नानी जी हड़बड़ी में सब काम करने के चक्कर में अपनी उंगली काट ली। नानी जी जाइए ना आप, ये देखिए आपने अपनी उंगली काट ली ना, कहकर सुगंधा ने जल्दी से उंगली पर पानी डालने लगी। उसे रुई से पोंछकर तुरंत बैंडेज लगा दिया। फिर उन्हें ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। आप चुपचाप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, तब तक हिलिएगा नहीं। सुगंधा प्यार से डांट कर चली गई। फिर जल्दी से चाय बनाकर लाई और उन्हें दिया। दोपहर के भोजन तक नानी जी अपनी उंगली के दर्द को भूलकर मालती जी की सेवा में लग गईं। ये देख सब मुस्कुराने लगे। माता जी कहाँ हैं? तैयार हो गई? चलिए मैं आ गई आपको लेने। मालती जी ने देखा मुन्ना की माँ थी। हाँ मैं तैयार हूँ, चलो। नानी जी तुरंत बाहर आ गई। मालती जी ने कुछ पैसे दिए। जाओ जल्दी आ जाना, दामाद जी के ऑफिस से आने के पहले आ जाना, मालती जी ने कहा। तो उन्होंने सिर हिलाया और तेजी से निकल गईं। अब सुगंधा जाकर लेट गई। सबको खिला पिलाकर आराम करने का ही समय था। तभी रजिस्ट्री लेटर लिए पोस्टमैन आया तो सबकी नींद में खलल पड़ गया। मालती जी ने लेटर लेकर सुगंधा को दे दिया। क्या है बहू, खोल कर देखो ना, मालती जी ने कहा। तो सुगंधा ने खोला और एक निमंत्रण पत्र निकालकर उन्हें थमाया। ये तो अलका की बेटी की शादी का निमंत्रण है, मालती जी ने कहा। अच्छा मौसी जी की बेटी का? मम्मी जी आप तो जाइएगा ना, केवल मैं क्यों, तुम भी चलना। कैसे जानोगी पहचानोगी अपने रिश्तेदारों को? शादी ब्याह ही तो एक आयोजन है जहाँ सारे रिश्तेदारों से आपस में मिलन होता है। बहुत अच्छा लगेगा बहू, चलोगी ना हमारे साथ? मालती जी ने बहुत प्यार से पूछा। जी मम्मी जी ज़रूर जाऊंगी। लेकिन मम्मी जी आपने जो उस दिन नानी जी की कहानी सुना रही थी वो पूरी नहीं हुई थी, आज सुनाइए ना। सुगंधा ने मालती जी को आग्रह किया। तुमको नानी जी में बहुत रुचि हो रही, क्या बात है? देखिए मम्मी जी, नाना जी का इतनी कम उम्र की लड़की से विवाह करना कितना गलत था। नानी जी के सारे अरमान तो मिट्टी में मिल गए होंगे, इसलिए तो अपनी अपूर्ण आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए आज कभी मेरे साथ जाना चाहती हैं तो कभी आंटी के साथ, सुगंधा ने कहा। मालती जी उसे देखती रह गई। तभी सुगंधा दूसरे कमरे में गई और तेल की शीशी लेकर आई। मम्मी जी आइए, आपके घुटनों की मालिश भी कर देती हूँ और आप मुझे नानी जी के बारे में भी बताइए, कहकर वो मालती जी की मालिश करने लगी। तुम तो एकदम माँ के पक्ष में हो बहू, कहकर उन्होंने बैठे बैठे ही आंखें मूंद ली। सुगंधा मालिश करने लगी। मम्मी मुझे उनके दर्द से दर्द महसूस होता है, कैसे सहन किया होगा उन्होंने सब, इसीलिए सब जानने की इच्छा हो रही है, सुगंधा ने कहा। तो मालती जी ने आंखें खोल बहू को निहारा और कहना शुरू किया। मैं जब माँ के पास गई तो मुक्ता होने वाली थी, तो वो बहुत खुश हुई। हर किसी से कहती कि मेरी बड़ी बेटी आई है, मेरा नाती आया है। उसकी खुशी छलकती रहती उसके बातों से, उसके कार्यों से। कहते कहते मालती जी उन दिनों में खो सी गईं। लली आप इस बार यहीं रहिए, मेरी नातिन आने वाली है, घर में लक्ष्मी आने वाली है, माँ कह रही थी और मैं उसकी बात सुन रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन माँ ये कैसे पता कि लड़की ही होगी, लड़का भी हो सकता है ना? मेरा मन कह रहा है लली कि इस बार हमारी नातिन ही आने वाली है। मैं तो ढोल बजाऊंगी, सोहर गाऊंगी, सबको नचाऊंगी। लली आप इतने साल बाद आई हैं, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। माँ के उत्साह का ठिकाना नहीं था। इस बार सौम्य के पापा की ट्रेनिंग थी
तो लंबे समय के लिए वो चले गए थे, इसीलिए इस बार मुझे मौका मिल गया रहने का। इसके बाद मैं जब तक रही, माँ मेरा बहुत ख्याल रखी। गुड्डे गुड़िया जैसा मेरे भाई बहन भी मेरे आगे पीछे घूमते रहते, मुझे बड़ी दीदी कहते रहते। मेरा सौम्य भी उन लोगों से घुल मिल गया था। मेरी ससुराल भी बगल के गांव से थी। सौम्य के पापा ने कहा था कि वो जब आएंगे तो उनके साथ वहाँ चलूँगी, इसलिए मैं माँ के पास ही आ गई थी। बाबूजी भी इस बार मुझे देख बहुत खुश थे। मालती जी ख्यालों में खोई हुई अपनी आप बीती बहू सुगंधा को सुनाई जा रही थी और सुगंधा ध्यान से सुन रही थी। अब छोड़ दो, बहुत मालिश हो गई, अब बैठ मेरे पास, बाकी का सुनाइए ना मम्मी जी। सुगंधा ने एक कुशन मालती जी को दिया और एक खुद लेकर आराम से बैठ गई। मालती जी फिर से अतीत में चली गई। याद आता गया वो दिन जब अचानक खबर आई कि सास बीमार है। गांव से एक चचेरा देवर संदेश लेकर आया और साथ कहा जाने के लिए। माँ तो दुखी हो गई बेटी के जाने से, लेकिन क्या करती, मना भी नहीं कर सकती थी उन्हें जाने से। लली, दामाद जी भी आ जाते तो अच्छा रहता। ससुराल में इस अवस्था में कौन देखेगा आपको, मुझे चिंता हो रही है। माँ की चिंता कम नहीं हो पा रही थी। बगल से एक चाची आ गई। क्यों री नहीं की बहू, इस अवस्था में बेटी को रखा जाता है या भेजा जाता है? क्यों भगा रही है इसे? आखिर अपने बच्चे हुए तो सौतेलापन दिखा दिया ना। उन्होंने कहा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें गुस्सा आया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं चाची? मेरी सास बीमार हो गई है इसलिए जा रही हूँ। देखिए मेरे देवर आए हैं मुझे लेने। माँ को आप कुछ मत कहिए, माँ मेरा इतना ख्याल रखती है कि मेरा मायका पूरा हो गया है। मालती जी ने चाची को कहा और जाकर माँ के गले से लग गई। माँ तुम दुखी मत हो, हम दोनों इतने अच्छे से रहते हैं, ये देख बर्दाश्त नहीं होता है सबको। माँ भीगी आंखों से ही मुस्कुरा उठी। हाँ लली, आप मेरी पहली संतान हैं। आपने मुझे माँ कहकर ममता का एहसास दिलाया। आज आपके छोटे भाई आ गए हैं तो क्या आपका महत्व कम हो जाएगा? कभी नहीं होगा ऐसा। माँ की आंखें फिर छलछला गई। माँ अब जाने दो, कहकर वो निकल गई देवर के साथ। ससुराल पहुंची तो सास बीमार थी ही, साथ ही ननद को देखने लड़के वाले भी आने वाले थे। मायका तो मायका था, माँ कुछ करने ही नहीं देती थी और यहाँ सारी जिम्मेदारियाँ पड़ गई। आते ही मालती जी रसोई में घुस गई। नन्हा सौम भी अनमना सा घूमता रहता, वो उस पर ध्यान भी नहीं दे पाती। ननद की शादी ठीक हो गई, अब सौम पर मालती जी ध्यान नहीं दे पाती थी और गर्भावस्था के कारण खुद भी थक जाती थी। ऐसे में माँ की याद उन्हें बहुत आती थी। माँ कुछ करने नहीं देती थी, सौम का भी ध्यान रखती थी। भाई बहन भी उसको खिलाते रहते थे। बहनें तो सौम को छोड़ती ही नहीं थी और यहाँ इस अवस्था में भी सबकी सुननी पड़ती है। खैर ननद की शादी ठीक हो गई। सौम के पापा भी आए। मायके से माँ, बाबूजी और भाई बहन ढेरों सौगात लेकर आए थे। सबके लिए कपड़े, मिठाई, ननद के लिए सोने का टॉप्स, होने वाली नंदोई के लिए अंगूठी, कपड़े सब लाकर जब सास के सामने रखा तो उनके साथ साथ सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या बहू, तुम तो कहती थी कि तुम्हारी माँ कम उम्र की है, उसे कुछ नहीं आता है। यहाँ तो वो पूरी तैयारी के साथ आई हैं। लगता नहीं है कि तुम्हारे बाबूजी से इतनी छोटी हैं और अब शादी हुई है। क्या क्या नहीं दिया साज में, इतना तो दूसरी बहुओं के मायके से भी नहीं आया है। सास ने कहा तो मालती जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन ससुराल में चुप रहना ही उचित समझा उन्होंने। लेकिन माँ चुप नहीं रही। समधन जी अब बेटी की माँ है और उसकी ससुराल आए हैं तो सब तो लाना ही होगा। ये अच्छा लगा कि आप लोगों को सब पसंद आया है ना दीदी, माँ ने कहा तो सब लाजवाब हो गया। फिर तो माँ छा गई। माँ तो शादी के सारे कार्यक्रम में ऐसे शामिल हो रही थी कि लगता ही नहीं था कि वो पहली बार यहाँ आई हैं। ढोलक पर थाप देते हुए एक से एक गीतों से समा बांध दी उन्होंने। सभी उनके प्रशंसक हो गए। अब तो सब जगह उनके ही नाम की पुकार मचती। लेकिन ननद की विदाई होते होते मालती जी की तबीयत गड़बड़ाने लगी। विदाई के बाद उन्हें पास के शहर के अस्पताल में ले जाया गया। माँ तो एकदम परेशान हो गई। उन्होंने देखा था मालती जी को सब कुछ संभालते हुए। हालांकि आने के बाद वह उन्हें ज़्यादा कुछ करने नहीं देती थी, फिर भी काम वो भी शादी घर में बढ़ा हुआ ही रहता है।
डॉक्टर देख करके ही गुस्सा हो गया। ऐसी अवस्था में उन पर काम का इतना ज़्यादा दबाव क्यों दिया गया? सोम के पापा अपराधी भाव से सब सुनते रहे। कुछ दिन मालती जी अस्पताल में रही, रक्त भी चढ़ा उन्हें। अब सोम के पापा बोले कि अब इसे अपने पास ही ले जाऊंगा। डॉक्टर ने मना किया कि लंबा सफ़र नहीं करना है। तब माँ अड़ गई, लली मेरे साथ जाएगी, मैं सेवा करूंगी इनकी। मेहमान जी, आप लली की चिंता छोड़ दीजिए। माँ की बात पर मालती जी ने भी हाँ की मुहर लगा दी। सास ने कुछ नहीं कहा। फिर मालती जी को लेकर माँ अपने गांव आ गई। डॉक्टर ने सब समझा दिया। सोम के पापा पत्नी के साथ ससुराल आए और जब उनकी हालत स्थिर हो गई तब वो चले गए। इधर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ गांव में घर से बाहर नहीं निकलती थी। सिर पर घूंघट रखकर बहुत ज़रूरत होने पर भी वो बगल में चाची के यहाँ जाती थी। वो कभी गांव में अपने खेतों पर भी नहीं गई थी। वो देखने में भी बहुत सुंदर थी, काम करने में सबसे आगे रहती, बाबूजी के साथ भी बहुत खुश रहती। अब मालती जी आ गई तो उनका सारा समय उनकी देखभाल और बातों में ही कट जाता। वो तो निहारती रहती और याद करती कि माँ किस तरह आई थी और आज कैसी एक पूर्ण गृहिणी की तरह सब संभाल रही है। मालती जी मायके जाकर मगन हो जाती हैं। जब वो पूरी तरह स्वस्थ होने लगती है तब सोम के पापा का पत्र आता है कि वह लेने आ रहे हैं। माँ उदास हो जाती है। लली, यही आपको बच्चा हो जाता तो मैं सब संभाल देती ना, वहाँ आप अकेले कैसे करेंगी? माँ की उदासी मालती जी को गहरे रूप में छू गई। इतना प्यार, इतना लगाव तो शायद उनकी अपनी माँ भी नहीं दे पाती। उम्र में छोटी होने के बावजूद भी कभी उन्होंने अपने आप को फर्ज पूरा करने से पीछे नहीं रखा। हमेशा माँ के रूप में उनके साथ रही। माँ, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? तुम्हारे दामाद जी मेरी पूरी देखभाल करते हैं, लेकिन मेरे नहीं रहने से उन्हें भी दिक्कत हो जाती है ना। घर देखने वाला और कोई नहीं है माँ वहाँ। मालती जी ने बहुत समझाया। फिर नियत समय पर सौम्य के पापा आए और वह उनके साथ चली गई। वो अपनी गृहस्थी में रच बस गई। कुछ महीनों बाद मुक्ता का जन्म हुआ। मालती जी की एक ननद आई और महीने भर रहकर चली गई। अब मालती जी को दो दो बच्चों को संभालना पड़ता था, लेकिन अच्छा था कि सोम बड़ा हो गया था और स्कूल जाने लगा था। समझदार भी बहुत था। समय बीता और मुक्ता भी स्कूल जाने लगी। अब मालती जी को समय मिलने लगा। एक दिन उन्होंने मायके पत्र लिखा। बहुत दिन से पत्र व्यवहार भी नहीं हो रहा था, लेकिन पत्र का जवाब नहीं आया। तभी फिर अपनी ससुराल जाने का अवसर मिला। बच्चों की गर्मी छुट्टी थी। सोम 8वें में और मुक्ता तीसरी कक्षा में थी। दोनों पढ़ने में काफ़ी तेज थे। पापा से नियमित पढ़ते थे, इसीलिए उनकी किताबें भी बैग में डाल लिया कि लंबी छुट्टी में समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। उसने फिर से पत्र डाल दिया। बाबूजी थोड़े पढ़े लिखे थे तो जवाब आना चाहिए था, लेकिन जाने का दिन आ गया और पत्र का जवाब नहीं आया। मालती जी पति और बच्चों के साथ पहले ससुराल गई। कुछ दिन रही ही थी कि मायके से एक रिश्तेदार आया। सास मुझे बुलाई, बहू मिल लो इनसे, तुमसे बात करना चाह रहे थे। मालती जी बाहर आई तो देखी कि उनके मायके का दूर का चचेरा भाई आया हुआ था। वो यहाँ का जमाई लगता था, बगल के चाचा जी का। वो चाय लेकर आई और बातें करने लगी। हाँ राजू बोलो, वहाँ का समाचार कैसा है? माँ बाबूजी सब ठीक है ना? नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है। आपको कोई खबर नहीं मिली है? राजू की बात से मालती जी सशंकित हो गई। मैंने पत्र लिखा था दो, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। बाबूजी बीमार हैं क्या? मालती जी धड़कते हृदय से जानना चाहा। कौन जवाब देगा? मजली काका तो कब के घर छोड़कर चले गए हैं। नेकी चाची सबसे लड़ाई कर रही हैं। रोशन काका, प्रभु काका, दयाल भैया, मोहन भैया सब नेकी चाची को दबाकर सारा हिस्सा लेने के चक्कर में है। कल ही चाची आई थी और कितना रो रही थी। राजू बोला तो मालती जी थक से रह गई। सोम के पापा और बाकी सब भी दुखी हो गए। सुनकर सबकी आंखों में शादी के समय में ढोलक की थाप पर गीत गाती माँ की सूरत घूमने लगी। लेकिन बाबूजी चले क्यों गए और कहाँ गए? किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? किसी तरह खुद को जब्त कर उन्होंने पूछा। सास को भी आश्चर्य हुआ। कहाँ गए पता नहीं, लेकिन जाने से पहले नेकी चाची से खूब लड़ाई हो रही थी। अभी सब उन्हीं को भला बुरा कह रहे हैं। उन्हीं के कारण काका घर छोड़कर भाग गए। जानती हो दीदी, तुम्हारे भाई बहन सूख कर कांटा हो गए हैं। ठीक से खाना पीना नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ से 10 किलो चावल ले गई तो उस दिन भर पेट बच्चों ने खाना खाया।
राजू बोल रहा था और मालती जी के नयन गंगा यमुना बहा रहे थे। लेकिन समधी जी से क्यों लड़ाई करती थी? आज समधी जी भाग गए तो कष्ट उन्हीं को तो हो रहा होगा ना, सास ने कहा। मालती जी चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उनसे और कुछ सुनने का मन नहीं हुआ। हृदय कल्पना कर कांप गया। कैसे माँ रह रही होगी वहाँ। ऐसे भी बाबूजी ने जब से दूसरी शादी की तब से भाई भतीजा चिढ़ गया था, और जब भाई हो गया तो तब से तो दुश्मनी ही हो गई। लेकिन बाबूजी के सामने मीठा बने रहते थे और माँ के खिलाफ भड़काते रहते थे। मालती दुखी मत हो, कल हम लोग चलते हैं, अपनी आँख से सब देख लेना। माँ का स्वभाव खराब नहीं है, अवश्य कुछ हुआ है, बिना गए समझ नहीं आएगा। सोम के पापा से तसल्ली भरे शब्द सुनकर उनका हाथ पकड़कर वो फपक कर रो पड़ी। उन्होंने पत्नी को गले से लगा लिया। फिर तो उन्होंने जाने की सारी तैयारी की। पास के शहर के बाजार जाकर ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदी। सबके लिए कपड़े जूते लेकर आई थी वो, इसीलिए सिर्फ खाने पीने का भरपूर सामान लेकर आई और उसी दिन दोपहर में बच्चों को लेकर निकल गई। सोम के पापा ने बहुत सारा सामान जाकर मालती जी के साथ खरीदा और सबको लेकर चल पड़े। उन्हें भी बहुत चिंता हो रही थी। सास ने भी कहा था, बहू चिंता मत करना, सबको समझाना और स्थिति को संभालने की कोशिश करना। दर्शन तो जा ही रहा है साथ में। जी माँ जी, कहकर उन्होंने सिर पर पल्लू संभाल कर पैर छुए। सारे देवी देवताओं का सुमिरन करते हुए, कई मनौतियों मानते हुए चल पड़ी। घर पहुँची, लेकिन घर में माँ नहीं थी। भाई बहन तीनों थे। बड़ी बहन भी 14 साल की हो गई थी। बीच में भाई 10 साल का था और छोटी बहन 7 साल की थी। बड़ी बहन तो सब समझती थी, इसीलिए शांत रहती थी, लेकिन दोनों छोटे भाई बहन जिद करने लगते थे। जैसे ही मालती जी पहुंची, तीनों भाई बहन उन्हें घेर लिए। बड़ी बहन अलका तो लिपट गई। भाई शिकायत करने लगा, बड़ी दीदी देखो ना, मोहन भैया ने मुझे डांट कर भगा दिया है। प्रभु आम खा रहा था, मुझे भी खाना था, मैं बोला तो मुझे डांट दिए और हाथ पकड़कर बाहर कर दिए। भाई के चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान अभी भी थे। हाँ बड़ी दीदी, प्रभु भैया मुझे भी डांट कर भगा दिए। सब भात के साथ दाल और सब्जी खा रहे थे। माँ तो रोज़ भात में नमक डालकर दे देती थी खाने के लिए, इसीलिए जब मैं बोली कि भैया मुझे भी दाल और सब्जी के साथ भात खाना है तो मुझे मारा और धक्का दे दिया, कहकर छोटी बहन गीता रोने लगी। उन सबकी ऐसी हालत देख मालती जी कलप गई। उन्होंने तुरंत बैग से बिस्कुट ब्रेड निकाल कर दिया। गर्म पानी करवा कर सबको हॉर्लिक्स के साथ बिस्कुट खिलाया। सोम और मुक्ता भी खाकर सबके साथ खेलने लगे। माँ कहाँ गई अलका, अब तक आई क्यों नहीं, मालती जी ने पूछा। सोम के पापा दर्शन जी भी खाकर बच्चों के साथ बातें करने लगे थे। दीदी कल से घर में कुछ नहीं था खाने के लिए। कुछ दिन पहले राजू भैया के यहाँ से माँ चावल लाई थी, वही मैं बनाकर नमक के साथ दे देती थी। लेकिन आज गीता बोली कि उसे भी दाल और सब्जी के साथ भात खाना है, इसीलिए वो प्रभु भैया के यहाँ चुपके से चली गई और मांगने लगी। उन्होंने भगा दिया और जब वो रोते हुए लौटी तो माँ बहुत गुस्सा हो गई। वो चली गई लड़ने, कहकर अलका भी रो पड़ी। मालती जी ने उसे सीने से लगा दिया। माँ कहाँ चली गई लड़ने, भैया तो अभी खेत पर होंगे ना, पता नहीं कहाँ गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है बड़ी दीदी, झगड़ा हो रहा होगा, अलका ने कहा। तो मालती जी चिंतित हो गई। उन्होंने अलका को चावल दाल सब्जी रसोई का सारा सामान पकड़ाया। फिर वो उसे सबको देखने को कह चल पड़ी। पहले वो बगल में प्रभु भैया के यहाँ गई। देखा तो सब आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही उसे देखा सबने बड़े आदर से बिठाया उसे। आ मालो, देख रही है तुम्हारी ये माँ कितना उत्पात मचा रही है। एक तो मझले काका से इतना झगड़ा की कि वो घर छोड़कर चले गए, हम लोगों का जीना हराम किए हुए है, रोज़ लड़ती है और आज तो सुबह से खेत पर पहुँची हुई है मालो, प्रभु भैया ने कहा जो बैठकर खाना खा रहे थे। भाभी सुंदर रंगीन साड़ी पहनी हुई एकदम अपने आप को चमकाए हुए हैं। बच्चे भी सुंदर से कपड़े पहन बालों को अच्छे से संवारे हुए खेल रहे थे। उन्हें तीनों भाई बहन याद आ गए जो रूखे बाल और रूखा मुंह लेकर उदास बैठे थे। लेकिन बाबूजी क्यों और कहाँ चले गए भैया, और बाबूजी चले गए तो माँ तो पहले घर से निकलती नहीं थी। इन बच्चों को देखने का दायित्व किसका है भैया। तीनों ऐसे दिख रहे थे जैसे महीनों से भरपेट खाना नहीं खाया उन्होंने। आखिर अपने हिस्से के खेत तो है ना भैया। मालती जी ने खाट पर बैठते ही भैया को शिकायत शुरू कर दी। तो देते नहीं थे,
लेकिन इन नवकी चाची का मुंह इतना चलता है कि कोई क्या करे। एक तो मौजा, उस पर से इतना अधिकार। इस बार भाभी बोली, मौजा तब थी, अब मेरी माँ है वो, बाबूजी की पत्नी और उनके बच्चों की माँ, उनका अधिकार है भाभी आप लोगों की तरह ही रहने का और बच्चों को भर पेट खाना खिलाने का। मालती जी की बात पर भाभी भुनभुनाने लगी, देख मालो, तुम बेटी हो यहाँ की, आओ स्वागत करेंगे, हम लोग स्वागत करेंगे, खाओ पियो और प्रेम से सबके साथ मिलजुल कर बिता लो, क्यों हमारे पचड़े में पड़ती हो। इस बार प्रभु भैया ने गंभीरता से कहा। तभी गीता आ गई, दीदी माँ आ गई, चलो। मालती जी आई। माँ उन्हें देख उन्हें लिपटा कर बिलाप करने लगी। लली, करम फूटे थे मेरे जो माँ बाप ने एक बूढ़े के साथ बांध दिया था। फिर भी मैंने किसी से शिकायत नहीं की। उम्र होने पर बच्चे भी हुए और आपके जाने के बाद अपनी गृहस्थी भी संभालने लगी। मैं कभी घर से क्या देहरी से बाहर पैर नहीं रखती थी, लेकिन आपके बाबूजी ने सब डुबा दिया। लली माँ हिचकियाँ लेकर रोने लगी। मालती जी ने पहले उन्हें पानी पिलाया, शांत किया। माँ मैं सारी बातें सुनूंगी, पहले तुम शांत हो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। अलका तो खाना भी बना लेती है माँ, कितना समझदार हो गई है, देख आश्चर्य होता है। पहले तो माँ ने खाने से इनकार कर दिया, फिर मालती जी ने बहुत समझाया। अलका तब तक सब बच्चों को खाना खिला चुकी थी। सोम के पापा भी खाकर आराम करने लगे। माँ भी खाई। मालती जी के साथ आंखों में जल भर आया। माँ रोना मत, क्या हुआ, आराम से सुनूंगी, मैं आ गई हूँ ना। मुझे बाबूजी बेटा ही बोलते थे, तो बेटे का फर्ज अदा करके जाऊंगी ना। लली, कितने दिनों बाद आज हम लोग ढंग से खाना खाए। आपके भाई बहन ढंग से खाना खाने के लिए तरस गए थे, इसीलिए आंखें भर आई। ये सब आप लाई। लली, कौन बताया आपको। लली, मेरी बड़ी बेटी सच में बेटी नहीं, घर का बेटा है। इस दुखिया माँ के कलेजे को ठंडक पहुँचाने वाली है, कहकर वो फिर से दी। मालती जी ने सबको दूसरे कमरे में आराम करने को कहे स्वयं माँ के साथ अलग कमरे में लेट गई। मालती जी माँ का सिर सहलाने लगी। देखकर मन कैसा हो आया। माँ कितनी सुंदर थी, उनके जैसे पूरे गांव में कोई बहू नहीं थी। एकदम सोने सा दमकता रंग, तीखे नैन नक्श, लंबा कद, छरहरा बदन, मॉडल को फेल करने वाली वही माँ अभी रूखे बालों, सूखा चेहरा, फटी बदरंग साड़ी में अपने आप को ढकती, पति की कायरता के कारण अपने बच्चों और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दुनिया से लड़ती फिर रही है। मेरी गलती नहीं है लली, आपके बाबूजी क्यों चले गए मुझे इस मझधार में छोड़कर। अरे लड़ते झगड़ते लेकिन सब साथ तो रहते। 4 महीना हो गया लली आपके बाबूजी को गए हुए। कुछ महीना तो चल गया, मैं चावल बचा कर रखी हुई थी। 1 महीना पहले राजू के यहाँ से चावल लाई। पहली बार लली मैं घर से बाहर निकली। मैं सोची कि बाबूजी आ जाएंगे, लेकिन आज 4 महीना हो गया उन्हें। मेरी नहीं तो इन 3 बच्चों के लिए तो वापस आ जाते। माँ फिर से हिचकियाँ लेने लगी थी। माँ शांत हो जाओ, मुझे क्यों नहीं खबर किया, मेरी ससुराल ही चली आती, उन्हें बता देती। मालती जी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। माँ सिसकती रही। माँ शांत होकर बताओ मुझे कि बाबूजी क्यों गए और उनसे झगड़ा क्यों होता था। लली, जब तक बच्चे छोटे थे खर्च कम था, अब खर्च बढ़ गया। ये इनके नाते रिश्तेदार सब के सब लूटने वाले हैं। हमारे खेतों की फसल का एक छोटा सा हिस्सा हमें दे, बाकी रख लेते। मेरे बेटे बेटियों को दूध दही नहीं मिलता और ना ही ढंग से सामान्य दाल चावल ही मिलता। अच्छा खाना और अच्छा पहनना तो नसीब में ही नहीं था। एक दिन आपका भाई बगल में प्रभु के यहाँ गया खेलने, तो उनका बेटा दूध रोटी खा रहा था। वो आकर मुझसे दूध मांगने लगा। मैं आपके बाबूजी से बोली कि आप इतना काम करते हैं तो आपके हिस्से की पूरी फसल घर क्यों नहीं आती है। बाबूजी चुपचाप रहे। माँ ने श्वास लिया। मालती जी उनकी पीठ सहलाने लगी। फिर लली मैं रोज बोलने लगी कि मुझे अपने हिस्से का हक चाहिए। भाई गोतियाँ पूड़ी मलाई उड़ाएं और मेरे बच्चे दाल चावल खाने के लिए भी तरसें। ये कहाँ का न्याय है लली। माँ इस बार सख्त होकर बोल रही थी। मालती जी केवल सुनती रही और उन्हें सहलाती रही। जब मेरे बेटे को ईप पर बुआ और मोहना डांट कर भगा दिया कि आम खाना है तो अपने बाबूजी को बोल, तब मेरा खून खौल गया। उसी खेत से उन लोगों की उपज आती है, उसी खेत से हम लोगों की भी उपज आती है।
तो उनके घर में पूड़ी और मलाई चलती है और मेरे बच्चे तरसते हैं। मैंने आपके बाबूजी को बोला कि यदि आप जाकर खेत से अपने हिस्से का उपज नहीं ला सकते हैं तो हम देहरी से बाहर निकलकर खेत में जाएंगे। इसी बात पर आपके बाबूजी गुस्सा हो गए और इन दूध मुँहों पर भी दया नहीं की लली और चले गए हमें छोड़कर। माँ बिलाप करते करते ज़मीन पर लुढ़क गई और बेहोश हो गई। मालती जी घबरा गई और सौम्य के पापा को आवाज़ देने लगी। सौम्य के पापा आए और माँ पर पानी की छींटे देने लगे। थोड़ी देर में होश आया। इस बार मालती जी फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? खुद को नहीं संभालोगी तो कैसे होगा? फिर हम आए हैं ना कुछ तो निर्णय करवा कर जाएंगे। तुम एकदम मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके बाबूजी क्यों चले गए लली? मैंने अपने लिए कुछ मांगा? कभी कोई शिकायत की? फिर मुझे इन निष्ठुर लोगों के बीच में छोड़कर क्यों चले गए? एक बार भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा? मैं कहाँ से इन मासूमों के मुंह में 2 निवाले डालूंगी? माँ को मालती जी ने अपने सीने से लगा लिया। माँ, एकदम नहीं, अब और नहीं, अब ठीक से रहोगी तुम, सुना तुमने? अब रोगी नहीं बिल्कुल, मालती जी ने उन्हें झकझोर कर कहा। इतनी सुंदर माँ आज कैसी पगली जैसी हो गई है। मालती जी ने अपनी वैनिटी केस से निकाला और कंघी लेकर उनका बाल संवारने लगी। फिर सिंदूर लगाया, हाथों में नई चूड़ियाँ पहनाई, फिर नई एक सूती साड़ी निकाल कर माँ को पहनाई। वही माँ एकदम बदल गई। फिर मैंने तीनों भाई बहनों की सूरत बदली, सबके कपड़े बदले जो मैं लेकर आई थी। अब असली मोर्चा था माँ को न्याय दिलाने का। सबसे संघर्ष करना था। कैसे करूँगी यही सोच रही थी। बड़ी दीदी, आप मुझे पूरी खिलाओगी? प्रभु भैया कहते हैं तुम्हारे बाबूजी भाग गए हैं, अब तुम लोग पानी में डुबाकर रोटी खाओ। नन्हा भाई महेश ने कहा तो मालती जी का कलेजा मुंह को आ गया। भैया, सबको इन मासूमों पर भी दया नहीं आती। फिर ये इनका हक है, उनके हिस्से का नहीं मांग रहे हैं। हाँ मेरा राजा भैया, तुम सब खाओगे, दूध रोटी भी और मिठाई भी। हाँ दीदिया, महेश ने बड़े आदर से कहा तो उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर सब बच्चे आपस में खेलने लगे। अलका खाना बनाने लगी और मालती जी विचारों में डूब गई। कल के सूरज के साथ ही एक नया सवेरा लाना है। मालती जी रात भर चिंता में डूबी रही। सुबह उठी तो अलका चाय बनाकर तैयार थी। दीदी चाय पी ले। रुक बहना, अभी नहा कर आते हैं। मालती जी नहा कर आई। तब तक अलका सब्जी छौंकती थी और आटा गूंथ ली थी। सारे बच्चों को दूध में हॉर्लिक्स मिलाकर बिस्किट के साथ दे दी थी। जीजा जी चाय पी लीजिए, अलका ने सौम्य के पापा को कहा तो वो खाट पर बैठ गई। मालती जी आई और वह भी चाय पीने लगी। माँ, कहाँ गई रे अलका? उन्होंने चाय पीते हुए पूछा। माँ अभी खेतों पर गई है, धान आज बटेगा ना, इसीलिए, अलका ने कहा तो मालती जी का मन छनक गया। वो उठी और सौम्य के पापा को लेकर बाहर निकल गई। रास्ते में गांव के सरपंच का घर पड़ता था। पहले वहां गई और उनसे मिली। मनोहर काका, ये माँ के साथ जो अन्याय हो रहा है वो आप लोग आंख बंद करके देख रहे हैं, कुछ क्यों नहीं करते? मालती जी के कथन पर वह सकपका गए। तभी गांव के वयोवृद्ध जयराम दादाजी आए। उन्होंने मालती जी की बात सुनी और मनोहर जी को डांटा। क्या बात है मनोहर, लोगों का पंच और पंचायत से विश्वास ही उठ जाएगा। बिटिया तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी माँ को न्याय दिलवाऊंगा। दादाजी, माँ अभी खेतों पर गई है, भैया सब उपज अपने घर में ढो रहे हैं, कहीं लड़ाई ना हो जाए। आप लोग चलेंगे साथ में? मैं पंचायत में शिकायत दर्ज करा रही हूँ अभी के अभी, मालती जी ने दृढ़ता से कहा। तो पहले दादाजी उठे और फिर सब उनके साथ आए खेतों पर। वहाँ तो माँ का रूप ही रणचंडी वाला था। जो माँ बिना माथे पर घूंघट लिए बाहर नहीं निकलती थी, वो बीच खेतों पर 10 लोगों के बीच चीख रही थी, मेरा हिस्सा कहाँ है प्रभु? क्यों मेरे बच्चों के मुँह से निवाला छीन रहे हैं आप लोग? क्या हम लोगों का जीने का हक नहीं है? माँ चीख चीख कर बोल रही थी और उपज के बीच जाकर खड़ी हो गई थी। इधर मालती जी के चचेरे भाई चाचा सब उन्हें अपशब्द कह रहे थे। शर्म नहीं आती नौकी चाची, सब घोल कर पी गई। आज मजले काका क्या छोड़कर चले गए, रास्ते पर अपना तिरिया दिखाने निकल पड़ी हो। घर जाओ, जाकर रसोई संभालो। मोहन ने कहा, नहीं जाऊंगी, जब तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगी। तेरा
मंझले काका तो कायर निकला, जो मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर भाग निकला। लेकिन मैं क्या करूं? क्या अपने बच्चों के मुंह में मिट्टी लगा दूं? तेरा हिस्सा क्या नई चाची? खेती करने में क्या खर्चा नहीं होता है? फिर मैं और ये मोहना दिन रात खटे हैं खेतों पर, तब जाकर ये फसल उगी है। फिर भी तुम्हारा हिस्सा दे रहा हूँ, बिना कुछ मेहनत किए और खर्चा किए तुम्हारा हिस्सा दे रहा हूँ। इस बार प्रभु बोला, अरे भगवान से डर प्रभुआ और मोहना, भगवान से डर। मुझ अभागिन का श्राप तुम लोगों को ले डूबेगा यदि मेरा बच्चा भूख से बिलबिलाया तो, माँ ने कहा। फिर जब तक सरपंच और दादाजी रोकते, उससे पहले प्रभु ने माँ को धक्का दे दिया। गाली देती है और श्राप देती है हम लोगों को, देख दिखाता हूँ तुमको, कहकर मोहन ने हाथ उठाया ही था कि मालती जी ने हाथ पकड़ लिया। बहुत हो गया भैया, अब और नहीं। आप लोगों के ऊपर भी कोई है, इसलिए माँ को छूने की भी कोशिश मत कीजिएगा। अब पंचायत में बात होगी, तब तक उपज को भी मत छूइएगा। देख मालो, तुम इन सब में मत पड़। आई है तो सवासिन बेटी की तरह, तो तुम्हारी और दामाद जी की खातिर करेंगे। खातिर करवा और अपनी ससुराल जा। इन नौकी चाची का मन बहुत बढ़ गया है और मुँह भी। कौन औरत होगी जो इस तरह खुले हुए मर्दों के बीच आकर लड़ाई करेगी? मोहन ने कहा। ए मोहन और प्रभुआ सुन, आज तुम लोग ये उपज घर में या खलिहान में नहीं ले जाएगा, ये हमारा हुक्म है, मालो बिटिया ने शिकायत किया। और जब तक पंच नहीं बैठेगा, जब तक फैसला नहीं होगा, तब तक ये उपज यहीं पड़ा रहेगा, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इस बार जयराम दादाजी गरजे। माँ उनके पैर पकड़कर रो पड़ी। मत रो नौकी, हमारी आंखों के आगे ही अंधेर होता जा रहा है और हम चुपचाप देखते रहें? पाप लगेगा हमको। जा अभी घर जा, कल न्याय होगा। जा रे प्रभुआ और मोहना, जा। बेईमानी किसी को फलता नहीं है, तुमको भी नहीं फलेगा। अभी भी जाकर सोच घर में। दादाजी के कहने पर दोनों चुप हो गए, लेकिन माँ की ओर आग्ने नेत्रों से देखते हुए बेंगबाड़ बरसाते हुए वहाँ से चले गए। मालती जी ने माँ को संभाला, सरपंच और दादाजी को प्रणाम किया। दादाजी ने उन्हें न्याय का आश्वासन दिया कि कल पंचायत बैठेगी, उसी में दोनों की बात सुनी जाएगी। मालती जी माँ को लेकर घर आ गई। घर में सब सहमे हुए थे। सोम के पापा ने मुक्ता और महेश को अपने अंक में भर लिया। मालती जी ने अलका और गीता को, क्या हुआ रे? बड़ी दीदिया अभी दोनों भाभी आई थी और माँ को बहुत गाली देकर चली गई। चाची भी आई थी, बहुत गुस्सा हो रही थी। अलका ने कहा, तुम लोग डर गए क्या? तुम और सोम तो बड़े हो अलका, तुम दोनों को सब संभालना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो खाना निकालो। माँ आज मेरी बड़ी वाली थाली निकालना, तो उसी में हम सब खाना खाएंगे। मालती जी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। आधा बर्तन बिक गया लली, सब पेट की आग में सुहा हो गया। ये 2-4 बर्तन बचे, तब मैं निकली घर से बाहर कि अब भी नहीं निकली तो मेरे बच्चे भूख से बिलबिला जाएंगे। आपके बाबूजी तो पता नहीं दुनिया के कौन से बिल में छुप गए हैं, लेकिन मैं ये सब कैसे देखूं? आएंगे ना लली, तो मैं उनसे एकदम बात नहीं करूंगी, देख लेना। माँ की आंखों में अभी भी पति के आने की आस झिलमिला रही थी। जरूर माँ, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी इतनी प्यारी माँ को बाबूजी कैसे छोड़कर चले गए, ये जरूर पूछेगी उनसे। अभी चलो खाना खा लो और सो जाओ, कल पंचायत की बैठक में जाना है, कहकर मालती जी अलका को खाना लगाने में मदद करने लगी। माँ के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई मालती जी को देखकर। जाने कौन सा हम पुण्य किए लली कि आप हमको बेटे के रूप में मिले। हर जन्म में हम आपकी माँ बनना चाहेंगे बिटिया। मैं भी माँ, हर जन्म में तुम्हारी कोख से जन्म लेना चाहेंगे। खाते खाते माँ की आंखें तरल हो गई। बड़े लाड से वो मालती जी को देखने लगी। फिर खाना पीना कर सब अपने बिस्तर पे सो गए। मालती जी पंचायत की बैठक के बारे में सोचते हुए सो गई। सबको इंतजार था कि कल बैठक में क्या होगा। इतनी आसानी से तो माँ का हक भाई सब देंगे नहीं, फिर क्या होगा? सुबह वातावरण बहुत शांत लग रहा था, बच्चे डरे हुए थे। अलका सुबह उठकर चूल्हे चौके में लगी हुई थी। मालती जी ने ज़रूरत का सारा सामान जो लाकर दिया था, सिर्फ गांव में दूध और सब्जी ले आती थी। मालती जी उठी और फ्रेश होने गईं। सुबह सुबह सब आम के बगीचों में चली जाती, कभी आकर स्नान करती तो कभी गांव की छोटी सी बहती नदी में स्नान कर लौटती। सब कुछ कितना निर्मल और स्वच्छ था। मालती जी ने सोचा, ये गुनगुनी होती सुबह में पक्षियों की चहचहाट, लाल लाल फैलती सूर्य की रश्मियाँ, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू,
तालों में खेलते नहाते बच्चे, सब कितना मनोरम और नयनाभिराम लगता है। मन तृप्त हो जाता है। शहर के कोलाहल से दूर गांव की ये खूबसूरती अंत स्थल को छू जाती है। यदि भैया जैसे लोग बेईमानी पर ना उतर आए तो सामान्य ग्रामीण सीधे साधे ही होते हैं, थोड़े में ही संतुष्ट और खुश रहने वाले। कहाँ खोई हो मालो? पास की एक काकी ने पूछा, जिसके साथ मालती आई थी। कहीं नहीं काकी, बस माँ के बारे में सोच रही थी। छोटी सी उम्र में एक उम्र दराज से शादी, कच्ची उम्र में गृहस्थी, बच्चे संभालना, तब जाकर सब माँ को ही दोष देते हैं। मालती जी ने सूनी नज़रों से देखते हुए कहा, सब नहीं मालो, केवल प्रभु और मोहना ही। सब जान रहे हैं कि वह लोग अन्याय कर रहे हैं, लेकिन किसी को उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। अब तुम आवाज़ उठाई हो तो कुछ अवश्य होगा, काकी ने मालती जी को सांत्वना देते हुए कहा। उन्होंने सिर हिलाया, फिर वो सबके साथ घर की ओर आने लगी। घर पहुंचती उससे पहले ही दोनों भाभियां लगभग जबरन ही उन्हें अपने घर में ले आईं। मालती जी का और उनका घर तो एक ही दीवार से जुड़ा था। क्या हुआ भाभी, कोई बात है क्या? काहे मालो, हम ननद से बात नहीं कर सकते क्या? आखिर तुम हमारी मजली काकी की इकलौती बेटी हो। बेचारी बहुत अच्छी आत्मा थी, कभी किसी से कोई वैर नहीं था। मजले काका तो उस समय तो कभी घर छोड़कर नहीं गए, मोहना की पत्नी ने कहा। और क्या, इतने दिनों बाद हमारी ननद आई है तो हम स्वागत भी नहीं करेंगे? मालो, आपको आते ही नौकी चाची के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। अब काका चले गए तो ये तो कुछ छोड़कर नहीं गए थे, हम लोग ही वो उन लोगों को देख रहे थे। प्रभु की पत्नी बोली तो मालती जी मुस्कुराई। हाँ भाभी, सही कहा आपने, लेकिन भाभी आप लोग क्यों कष्ट करेंगी? माँ बाबूजी की गृहस्थी है, माँ बाबूजी संभालेंगे ना। आप लोगों को इतनी चिंता करने की ज़रूरत क्या है? अब बाबूजी घर छोड़कर चले गए तो आप लोगों को उनकी गृहस्थी का भार लेने की क्या ज़रूरत है? उन्हें उनका हिस्सा दे दीजिए। अब माँ जैसे भी करके अपने खेतों में अदबटाई करवाएंगी और अपने बच्चों का पेट पालेंगी। मालती जी ने उन्हें मीठी मीठी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मालो एक औरत होकर खेत पर जाएगी, सबके सामने मुंह उधार कर फसल उगवाएगी। ये तिरिया चरित्र की ज़रूरत क्या है? आखिर दोनों भैया हैं ना, खेत में काम करवाना मर्द लोगों को ही शोभा देता है ना मालो? मालती जी के जवाब से तिल मिलाई, लेकिन फिर शब्द संभालते हुए कहा, लेकिन भाभी, जब बच्चे भूखों मर रहे हो तो औरत को मुंह उधार कर तिरिया चरित्र अपनाना ही पड़ता है। और भाभी, माँ को उसका हक दे दो। मेरे भाई बहन भूखे ना मरते तो मैं ये पंचायत नहीं बुलाती, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो गया है तो कोई उपाय नहीं है, मालती जी ने कहा और वहाँ से चल दी। सामने छोटे से स्टूल पर चाय का भरा हुआ कप और नमकीन रखा हुआ रह गया। दोनों भाभियाँ और अंदर से दोनों भैया कुड़कुड़ा कर रह गए। मालती जी अंदर घर में गई, माँ सामने खड़ी थी। दोनों कमीनों की बीबियाँ क्या समझाना चाह रही थी लली? बोलने दो उन्हें माँ, क्या फ़र्क पड़ता है जब तक हम सही के लिए लड़ रहे हैं। हमें किसी का डर नहीं है, मालती जी ने कहा और अलका से नाश्ता लगाने को कहा। घंटे भर बाद ही पंचायत की बैठक थी। उसके साथ नाश्ता करते और बातें करते घंटे भर का भी समय बीत गया। अलका को कहा सब बच्चों को देखे, सोम को भी समझा दिया। अब मालती जी सोम के पापा और नानी जी के साथ चल पड़ी। वहाँ बैठक में सब हाजिर हो चुके थे। मालती जी भी माँ और पति के साथ जाकर बैठ गई। सामने दोनों भाई और काका बैठे थे और इन्हें देख आग्ने नेत्रों से देखने लगे। अब पंचों की कार्यवाही शुरू होती है। इससे पहले दोनों पक्ष ये जान ले कि पंच में परमेश्वर बसते हैं, इसीलिए पंच दोनों की पक्षों की बातें सुनकर जो निर्णय लेगी उसे दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। यदि ये मंजूर है तो कार्यवाही शुरू की जाएगी। पंच के वयोवृद्ध सदस्य जयराम दादा ने कहा, हमें मंजूर है, जो फैसला आप लोग लेंगे हमारे सिर माथे रहेगा। माँ ने उठकर कहा, और तुम लोग रे प्रभुआ मोहना, तुम लोग क्या कहते हो? आप लोग जो भी निर्णय करेंगे हमें मान्य होगा, प्रभु ने कहा। ठीक है, अब कार्यवाही शुरू होती है, कहकर वह लोग कागज़ कलम लेकर सब लिखने के लिए तैयार हो गए। पहले शिकायत दर्ज की है सरयू लाल की बेटी मालती देवी ने। उनकी शिकायत है कि उनकी माँ को उनका हक नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में मुझे ज़रा उनकी ज़मीन जगह का ब्यौरा दिया जाए। दूसरे सदस्य ने कहा। मालती जी के भाई सब मुस्कुरा रहे थे कि अपने तर्कों से वह लोग पंचों को मना लेंगे। प्रभु आगे बढ़ा और सारे कागज़ लेकर पंचों के सामने रखा। पंच सब पढ़ने लगे। सरयू लाल की ज़मीन का कागज़ कहाँ है, उसे भी सामने लाया जाए।
माँ के हाथों से कागज लेकर मालती जी आगे बढ़कर जयराम जी को पेश किया। पंचों ने कागज का निरीक्षण परीक्षण करना शुरू किया। फिर सबने आपस में बात की और अब जिरह बारी आई। तो प्रभु जी और मोहना जी, ये आपके कागज रहे। इसके अनुसार आप लोगों की ज़मीन अपने पुरखों के तरफ से बलियाँ टार से पूर्वी मार्ट तक मिले हैं। पूर्वी मार्ट से आगे सरयू लाल की ज़मीन है, लेकिन खेती तो आप सब पर करते आ रहे हैं। क्या आप लोगों ने अब तक सरयू लाल या उनके परिवार को उनके हक की फसल उन तक पहुंचाई? जयराम दादाजी ने पूछा। सारे पंचों को प्रणाम। जी हाँ, सरयू काका ने कभी अपनी ज़मीन पर मेहनत नहीं की। हम लोग हमेशा ही अपने खेतों के साथ साथ उनके खेतों को जोता, बोया और जब फसल कटा तो हिस्सा उनके घर वालों को पहुंचाया, मोहनलाल ने कहा। लेकिन उनके परिवार का कहना है कि आप लोगों ने पूरा हिस्सा नहीं पहुंचाया। आप लोग बस फसल का 10वां हिस्सा उन तक पहुंचाया, बाकी आप लोगों ने रख लिया। पंचों की जिरह से दोनों भाइयों के पसीने चूने लगे, लेकिन इन लोगों ने अपने कुतर्क जारी रखे। आखिर सरपंच को पहले ही अपनी तरफ मिला चुके थे। माँ डर रही थी कि कहीं फैसला कहीं उनके पक्ष में चला जाए। पंचायत की कार्यवाही चल रही है और अब माँ अपने हिस्से के कागज दिखा रही है। तब पंचों ने कागज देकर प्रभु और मोहन से प्रश्न किया, जिससे वे लोग उल्टे सीधे तर्क देने लगे। देखो प्रभु, तुम लोगों ने सरयू लाल की ज़मीन को जोता, फसल उगाया, लेकिन जितना उनका हिस्सा होना चाहिए था वो नहीं दिया। पंचायत जानना चाहती है कि इसका कारण क्या है। दूसरे पंच सदस्य ने पूछा। हमने काका की ज़मीन को जोता और जितनी फसल हुई उसका एक हिस्सा रखकर बाकी काका के यहाँ पहुँचा देते थे। खेती में बहुत खर्च भी होते हैं ना काका, बीज, खाद, मजूर, सब में पैसे पहले खर्चने पड़ते हैं। ये तो मानेंगे ना आप। फिर काका जब से गए हैं हमने नौकी चाची का पूरा खर्चा उठाया। हाँ, दूध दही देना मेरे सामर्थ्य में नहीं था, प्रभु ने कहा। क्या ये सच है नौकी? प्रभु ने तुम्हारे परिवार का ध्यान रखा? ये क्या कहेगी दादा, ये तो मुंह उघाड़े खेतों पर जाकर लड़ना सीखी है। हमारे घर की इज्जत डुबा दी। आज काका होते तो कितना शर्म करते। आज तक हम लोगों में किसी की लुगाई बीच खेत में आई या किसी पंचायत में आई? बताइए तो, मोहन ने कहा। पेट की आग जब जलाने लगती है ना बबुआ, तब लाज शर्म खत्म हो जाती है। आप बताइए तो पंच महाराज, जब बच्चे भूख से बिलख रहे हों, दाने दाने को तरस रहे हों, तो इज्जत को लेकर कहाँ रखा जाए? फिर मेरे बच्चे देख रहे हैं कि बगल में पूड़ी कचौड़ी चल रही है, इनके बच्चे दूध रोटी खा रहे हैं और हम लोगों को साधारण दाल भात पर भी आफत है। मैं कई शाम भूखे पानी पीकर बिताई पंच महाराज। कैसे चुप रहती जब मैं जानती थी कि ई का बाप जमीन को अपने भाई भतीजा में लुटाए दे रहा है। कैसे सब्र करती। आप लोगों से मेरी जोड़ कर विनती है महाराज कि मुझे मेरी ज़मीन पर अपना हक दिलवाइए। मैं खुद खेती करूंगी या अध बटाई पर दूंगी, कहकर माँ बैठ गई। दोनों भाई तिल मिला उठे। तुम हो कौन जो काका की ज़मीन पर हक जता रही हो? पेट भर खाने दे रहा हूँ, यही बहुत है। ब्याह कर तो आई नहीं है, मौजा हो तुम। काका इसीलिए तो छोड़कर चले गए। इस दुता ने दिन रात कलह मचाकर उनको जाने के लिए मजबूर कर दिया। हाय रे मेरे काका, कहाँ धक्के खाते होंगे, कहते हुए दोनों भाई और उनके पिता आंख पोंछने का नाटक करने लगे। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मालती जी उठी और माँ को बैठा दी। ये गांव की बेटी है, क्या इसको हक है बोलने का? हाँ बिटिया, तुम्हारी ही शिकायत पर तो पंचायत बैठी है, तुम अपना बात रखो। दोनों भाइयों के दखल को पंचों ने सिरे से नकार मालती जी को बोलने की इजाज़त दी। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं किसी का अपमान करने नहीं आई हूँ, ना ही किसी का हक छीनने आई हूँ। मैं बस अपने नन्हे मुन्ने मासूम भाई बहनों को अच्छे से खाती पीती देखकर जाना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ आई तो घर में एक अनाज नहीं था और ना ही कुछ और खाने की चीज़ें थी। ये ठीक नहीं था। सबको अपने हिस्से का हक मिलना चाहिए। पंचों से निवेदन है कि किसी का अपमान ना करते हुए मेरी माँ को ज़मीन पर खेती करने का हक दिया जाए, ताकि ये लोग इज्जत से अपनी ज़िंदगी चला सके। मालती जी ने सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात रखी और बैठ गई। एक बात तय है प्रभु कि तुम लोगों को सरयू ने अधिकार दिया उसका खेत जोतने का, लेकिन अधिकार के साथ हमेशा कर्तव्य भी जुड़ा रहता है। तुम्हारा कर्तव्य था उसके परिवार को देखने का, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का। जयराम दादाजी रुके कुछ पल के लिए। अब हम आपस में बात करके फैसला सुनाते हैं, उन्होंने सबके सामने कहा और आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। माँ डरी हुई थी, पता नहीं क्या हो। मालती जी ने माँ का हाथ थामकर उन्हें आश्वस्त किया। तभी पंच उनकी तरफ मुख करके बोलने के लिए मुखातिब हुए।
तो दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए पंचायत इस फैसले पर पहुंचती है कि कागज़ के अनुसार सरई लाल की जो ज़मीन है उस पर उनकी पत्नी और बच्चों का हक समझा जाए। सरई लाल की पत्नी जैसे चाहे उस पर खेती कर सकती है। ये उन पर निर्भर करता है कि वो खुद खेती करे या अदबटाई पर दे या आपको खेती करने के लिए आग्रह करे। बोलिए दुल्हन, क्या चाहती हैं आप? अभी इस बात का फैसला हो जाएगा। सरपंच जी ने फैसला सुनाते हुए माँ से भी पूछ लिया। नहीं भैया जी, हम अदबटाई पर खेती कर लेंगे, माँ ने कहा तो पंच उसकी स्वीकृति दे दी। प्रभु और मोहन को चेतावनी दे दी गई, माँ की ज़मीन से वो तो दूर रहे। वे लोग नज़रों से ही माँ पर आग बरसाते हुए चले गए। मालती जी घर आई और पहला काम खलिहान से अपना अनाज उठाने का कार्य शुरू किया। इसमें से एक हिस्सा दोनों भाई को देने का था, लेकिन जब पहुंचाने की बारी आई तो गुस्से से भड़क गए। ले जाओ सारा उठाकर, मेहनत हमने की, पैसे हमने लगाए और फल ये लोग लेना चाहती हैं। देखो मालो, तुमने ये ठीक नहीं किया। इस नौकी चाची को तो हम लोग बाद में देख लेंगे। फुफकारते हुए दोनों भाई उपज लेने से इनकार करते हुए अंदर चले गए। माँ ने सारा अनाज अंदर कोठे में रखवाया, कुछ का चावल बनवाया और कुछ धान बेचकर ज़रूरत की अन्य चीज़ें खरीदने के लिए पैसे का जुगाड़ किया। माँ, अब मैं जाना चाहती हूँ। सौम और मुक्ता की पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। जैसे ही मालती जी ने कहा, माँ रोने लगी। लली, आप तो इस घर के बड़े बेटे हो, मैं कैसे करती ये सब? लेकिन माँ, इन लोगों से सावधान रहना, ये दोनों भूखे शेर हो रहे हैं। मुंह के सामने से हमने इनका कथित निवाला छीन लिया है, लेकिन वो तो हमारा ही था। अब वो लोग गुस्सा करें तो करें, मेरे बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे। माँ ने चावल फटकते हुए कहा। इधर अब मालती जी ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सौम्य के पापा से बात की और भाई महेश को साथ ले जाने को कहा। गांव में अच्छा स्कूल नहीं था। महेश पहले तैयार हो गया, फिर ना नुकुर करने लगा। मालती जी सबको प्यार कर अच्छे से रहने को कहे अपने ससुराल की तरफ चल दी। आते समय माँ और अलका खूब रोई, फिर भीगी आंखों से विदा किया। जाते समय माँ ने अपने पैरों की भारी पायल निकालकर उन्हें पहना दी। पंचायत के निर्णय से संतुष्ट मालती जी अब ससुराल के लिए निकल रही हैं। साथ में महेश भी पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन मन में एक खटका लिए वो जा रही है कि दोनों भाई और काका पता नहीं गुस्से और चिढ़ में कौन सा कदम उठाएं। माँ और दोनों बहनें भी उनके साथ साथ गांव के छोर तक गईं। रास्ते में जयराम दादा, मनोहर काका मिले। मालती जी ने उन्हें प्रणाम कर माँ का ध्यान रखने को कहा। प्रणाम दादाजी, प्रणाम काका, हम जा रहे हैं दादाजी। आप लोग इन लोगों का ध्यान रखिएगा, इनका हक कोई न कहीं ले। एक तो बाबूजी के जाने का कष्ट, उस पर से उन लोगों का अत्याचार कैसे सहा काका? ना बिटिया, तुम निश्चिंत होकर जाओ, सुखी रहो, फूलो फलो बिटिया। आज कौन अपनी सौतेली माँ के बारे में इतना सोचता है? मनोहर काका ने कहा तो माँ का चेहरा उतर गया। ये सौतेला लगाना जरूरी है काका? मुझे तो कभी नहीं लगा कि ये मेरी ये दूसरी है। जब से मिली है लगा कि इन्हीं की कोख से जन्म लिया है। जन्म लेने वाली माँ की याद तो उतनी नहीं है काका, लेकिन यदि आज वो होती तो वो भी इससे ज़्यादा प्यार नहीं दे पाती। चलती हूँ काका, देर हो रही है, आप लोग ध्यान रखना बस। फिर से पाए लागी कहकर मालती जी आगे बढ़ गई। मनोहर काका का तो चेहरा ही उतर गया, लेकिन माँ दबदबाने लगी थी। गर्व से सीना फूल गया, मुंह सीने से लगा बिलख उठी। नहीं माँ, मत रो, ये लोग तुम लोगों का ध्यान रखेंगे और मैं दादाजी के पते पर पत्र भेजूंगी। तुम बोलकर यहाँ का हालचाल लिखवा कर भिजवा देना, ठीक है ना दादाजी? हाँ बिटिया, जैसा कहोगी वैसा ही होगा। जा ये नौकी दुल्हन, जाकर दुर्गा महारानी के प्रसाद चढ़ाओ। उनके प्रताप से ऐसी बिटिया मिली है जो दोनों कुलों को तार रही है। दादाजी के आश्वासन देने से माँ भी लौट गई और मालती जी भी भरे मन से ससुराल चली गई। वहाँ सास ने स्थिर होकर सब समाचार लिया। अच्छा किया जो भाई को ले आई, कुछ पढ़ा लिखा देना, सास ने कहा तो मालती जी थोड़ी संतुष्ट हुई। हालांकि जिठानी ने तंज कसा, लेकिन उसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन रहकर अब वे लोग वापस कार्य क्षेत्र चले गए। वहाँ जाकर उनका रूटीन शुरू हो गया। महेश मुक्ता से 2 साल बड़ा था, इसीलिए उसी के स्कूल में उसकी क्लास में उसका नाम लिखा दिया। गांव के स्कूल में पढ़ने के कारण वो काफ़ी कमज़ोर था पढ़ाई में, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। उसका मन भी लगने लगा और पढ़ाई की रफ्तार भी अच्छी हो गई। माँ से दादाजी के द्वारा पत्र
व्यवहार चलता रहा और समाचार मिलता रहा। दोनों भाइयों ने माँ को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन पंचों के कारण कुछ नहीं हुआ। मैं अध-बटाई पर खेत देकर सुख से रही, लेकिन वो खेत पर जाती और काम करवाती। ऐसा ना हो कि अध-बटाई वाले भी धोखाबाजी करने लगे। माँ की उन्होंने बहुत बदनामी करने की कोशिश की। तभी एक पत्र आया जिसने सबके मन को हरा कर दिया। जयराम दादाजी से माँ ने लिखवाया कि बाबूजी लौट आए हैं। पूरे 5 साल पर बाबूजी लौटे हैं। उस समय सोम इंजीनियरिंग कर रहा था और मुक्ता 10वीं में थी। महेश भी 10वीं की परीक्षा देने के बाद गांव जाने के लिए छटपटाया हुआ था। मालती जी ने इस बार मुक्ता और महेश को ले लिया और अपने मायके चल दी। सोम के पापा भी अपने ऑफिशियल सेमिनार में गए हुए थे और सोम पुणे में रह रहा था। इधर दोनों बच्चों की परीक्षा के बाद छुट्टियां हो गई थी। मौका अच्छा था। बिना बताए सब गांव पहुंच गए। बाबूजी घर के सामने दालान में बैठे बतिया रहे थे। अचानक से इन लोगों को देख चौंक गए। सबने उन्हें पैर छूकर प्रणाम किया और उन्होंने सबको सीने से लगा लिया। सब अंदर गए। देखो मालो की माँ, कौन सब आए हैं हमारी द्वार पर। बाबूजी के नरम स्वर पर माँ लपक कर बाहर आई। सबको देख सीने से लगा लिया और सिसक पड़ी। क्या माँ, खुश होती है तो रोती है, दुखी होती है तो रोती है, इतने आंसू लाती कहाँ से है? मालती जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो झेप गई। मुक्ता तो सब हैरान होकर देख रही थी। उस समय तो उसे उतना ज्ञान नहीं था जो समझ पाती थी। फिर अलका और गीता आकर सबके पैर धोई, गमछा से सुखाई। तब सब जाकर खाट पर बैठे। बाबूजी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। मालती जी ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। बाबूजी के आ जाने से घर खिल गया था। अलका पूरी युवती हो गई थी और बहुत सुंदर दिख रही थी। माँ जैसी ही लंबी गौरवर्ण और तीखे नाक नक्श के थे विस्के। गीता भी कौशल्य से आगे बढ़ रही थी। जा अलका, चाय बना ला दीदी के लिए और बच्चे जो खाएंगे बना दो। अलका रसोई में चली गई और गीता भी मदद करने के लिए पीछे से गई। मालती जी ने मिठाई, नमकीन, चॉकलेट का एक पूरा थैला पकड़ा दिया। माँ, सब ठीक है ना अब? बाबूजी के लौट आने से घर की रौनक बदल गई। और बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे? हम सब यहाँ कितने परेशान थे, पर वो भैया और मोहन भैया ने कितना परेशान किया इन्हें, पता है आपको? माँ तो कहती थी कि आप आएंगे तो आपसे बात नहीं करेगी, लेकिन वो बहुत दुखी थी। बाबूजी, आपको ऐसे इन लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मालती जी ने प्रश्नों की झड़ी ही लगा दी। बाबूजी शर्मिंदा लग रहे थे। माफ़ करो मालो, मैं तो जिम्मेदारियों से डरकर भाग गया, लेकिन तुमने जो किया वो कोई बेटा ही कर सकता था। माँ हमको सब बताई, लेकिन आने के बाद तुम्हारी माँ 1 महीने तक बात नहीं की हमसे। अलका आकर खाना देती थी, तेरी माँ आकर मेरे पैर दबा देती थी, लेकिन मुंह बंद रखी थी। फिर बहुत माफ़ी मांगा मैं, तुम्हारी कसम दिया, तब जाकर मानी। बाबूजी मुस्कुराने लगे और बोलते हुए, आपकी कसम नहीं देते ना तो मैं कभी नहीं बोलती। इतनी मुश्किल में हम लोग को छोड़कर चले गए थे, एक बार भी विचार किया था उसका? हम कितनी मुश्किल में थे लली, आपने देखा था ना? माँ ने उन दिनों को याद करते हुए कहा। जाने दो माँ, क्या करोगी? अब अच्छा है तो सब अच्छा ही है, याद रखो। माँ, अलका भी अब शादी के लिए लायक हो गई है। कहीं लड़का देखने निकले कि नहीं बाबूजी? मालती जी ने चाय पीते हुए कहा। अलका अभी चाय और नमकीन रख रही थी। अपनी शादी की बात पर लजाकर अंदर चली गई। हाँ, एक बहुत अच्छा लड़का देखे हैं, नौकरी करता है, लेकिन मांग भी बहुत है और लड़की पढ़ी लिखी चाह रहे हैं, बाबूजी ने कहा तो माँ एक सांस लेकर रह गई। अपनी अलका कहाँ पढ़ी है? गांव में 5वीं तक तो स्कूल ही है, उसमें भी वो 3री तक ही पढ़ पाई। जाने दीजिए लली के बाबूजी, कहीं और लड़का देखिए, माँ ने कहा तो मालती जी अफसोस हुआ। वो भी तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन सौम्य के पापा की कोशिश थी, इसलिए प्राइवेट से उन्होंने इंटर तक पढ़ाई कर ली। मालती जी सोच रही थी कि उनके रहते बहन की शादी तय हो जाती तो अच्छा रहता। वो भी लड़के और उसके परिवार को देख लेना चाहती थी। संयोग अच्छा था कि उसी दिन जयराम दादाजी आए और एक रिश्ता बताए। उनके रिश्ते में ही था लड़का। अब जाकर लड़का देखने जाना था और उन्हें आने का निमंत्रण देना था। चल सरेयू, लड़का देख लो और परख लो। एक जमाई तो हीरा मिला है, दूसरा भी अच्छा मिलना चाहिए, उन्होंने कहा। हाँ काका, कल ही चलता हूँ, आप भी चलिए, देखें सब कैसा है, बाबूजी ने कहा और अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। अलका की शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, लेकिन अलका के कम पढ़े लिखे होने की वजह से नौकरी वाला लड़का छांटना पड़ा। तब जयराम काका ने एक लड़का बताया। अब उसे और उसके परिवार को देखने के लिए जा रहे थे। मालती जी और माँ उत्सुकता से बाबूजी का इंतजार कर रहे थे। सुबह बाबूजी जयराम दादाजी के साथ गए थे, शाम तक लौटे।
दोनों थके हुए आए लेकिन प्रसन्न मुख थे। अलका ने तुरंत दोनों के पैर धोए और गमछा से पोंछकर एक गिलास पानी और मालती जी की लाई हुई मिठाई दी। खुश रहो बिटिया, भगवान जीवन के सारे सुख तुम्हें दे। रे सरयू, तुम्हें भगवान ने बहुत गुड़ी बिटिया दी है। ये भी बड़ी बिटिया की तरह जिस घर में जाएगी इंजोर रोशनी कर देगी। दादाजी ने कहा तो अलका शर्माकर अंदर चली गई। दादाजी, कैसा है लड़का और परिवार? मेरी बहन सुखी रहेगी ना? हाँ बिटिया, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, अब तुम्हारे बाबूजी बाकी का बता देगा, कहकर वो अपने घर चले गए। माँ ने देखा बाबूजी एकदम संतुष्ट लग रहे थे। हाँ मालो की माँ, लड़का एकदम राम जी हैं, देखने में भी और बातचीत में भी। घर वाला भी सब अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा मांग है और कहा है कि बारात लेकर आएंगे, स्वागत अच्छा सा कीजिएगा। अब वही इंतज़ाम करना होगा, बाबूजी ने कहा। लेकिन चिंता हो गई थी, बाबूजी कभी कुछ जमा करके रख नहीं पाए थे। माँ तो किसी तरह लड़ झगड़ कर मुंह में निवाला जुटा पाई थी, धन कहाँ से जमा कर पाती। लेकिन वह लोग मालती जी के सामने अपनी चिंता जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन मालती जी समझ रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद ही लड़के वाले अलका को देखने आए और पसंद करके चले गए। लड़के की माँ उसे शगुन में हाथों में पैसे दिए और गले में सोने की एक चैन पहना गई। घर में खुशी की लहर छा गई। इतनी आसानी से अलका की शादी तय हो गई। अगले हफ्ते ये लोग भी लड़के को शगुन दे आए और रिश्ता पक्का कराए। संयोग से उस समय सोम के पापा भी आ गए थे, वह भी बाबूजी के साथ गए। इसके बाद मालती जी ससुराल चली गई। महज रह गया, वो बाद में मालती जी के साथ जाने वाला था। जब सब चले गए तो माँ बाबूजी बातें करने लगे। कैसे क्या होगा मालो कि बाबू, लड़के वाले तो कैश भी मांग रहे हैं और बारातियों की स्वागत में भी खर्च करने हैं, एक आध छोटे गहने भी चढ़ाने होंगे, लड़का को भी अंगूठी चैन देना होगा। माँ ने बाबूजी के पास बैठकर कहा, हाँ मालो की माँ, ये सब मेरी मूर्खता और लापरवाही का नतीजा ही है, जो मैं भाई भतीजों पर विश्वास किया, खुद से ध्यान नहीं दिया। नहीं तो ना मैं भागता, ना मेरे बच्चे भूखों मरते और ना ही आज गांठ खाली होती। कुछ पैसा तो जमा किया ही होता, बाबूजी ने बड़े दुख से कहा। उन्होंने माँ को देखा। इसी उम्र में तमाम झंझावत झेल चुकी वो अपने चेहरे की लुनाई और कमसिन खो चुकी है। गौर वर्ण तांबे वर्ण हो चुका था। सिर के बाल आधे पक गए थे और चेहरा झुर्रियों से भरने लगा था। अपना और अपने बच्चों के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने बड़ा कड़ा संघर्ष किया। बाबूजी एकटक उन्हें देख रहे थे। कितना अन्याय किया उन्होंने उन पर। मालो से 2 वर्ष छोटी थी वो। जहाँ मालती जी दामाद जी की छत्र छाया में खिली हुई निश्चिंत और सुरक्षित थी, और इस सुरक्षा ने उनके चेहरे की चमक बढ़ा दी थी। वहीं बाबूजी के पलायन और लापरवाही ने माँ को अभी से बुजुर्ग बना दिया था। क्या देख रहे हैं जी? माँ शर्मा गई उनकी नज़र से। देख रहा हूँ मालो की माँ, मैंने कितना अन्याय किया तुम पर। बेटी बराबर लड़की को पत्नी बना दिया और जिसकी जिम्मेदारियों से भी भाग गया। बाबूजी ने माँ के हाथों को सहलाते हुए बोले, नहीं मालो के बाबू, आप अफसोस मत करिए। मुझे मालो जैसी बेटी की माँ बनाकर मेरे ऊपर उपकार ही किया। उनकी जैसी बिटिया मुझे हर जन्म में मिले, भगवान को यही मनाती हूँ। उन्हें अपनी कोख से जन्म दूँ तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। आप नहीं थे और हम तिल तिल मरने को मजबूर हो रहे थे, तब वह एक देवी की तरह आई और हमारे दुखों को मिटाकर चली गई। मैं धन्य हो गई जी, उनकी जैसी बिटिया पाकर। माँ का चेहरा मालती जी के नाम लेने से ही दमक उठा था। वो मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। उसने तो मुझे बताया कि अपना हक कैसे लिया जाता है, इसीलिए तो मैं घर छोड़कर चला गया था कि तुम लोगों का पालन नहीं कर पा रहा था, बाबूजी ने दुख से कहा। वो सब छोड़ो जी, अब अलका की शादी कैसे होगी ये बताओ। माँ का सवाल भारी था। एक काम करते हैं मालो की माँ, वो पूर्वी मार्ट से आगे जो माधोपुर वाली ज़मीन है ना, वो बेच देते हैं। वो बहुत दूरी भी पड़ती है और उसे हम जाकर देख भी नहीं पाते। हाँ जी, सो तो है, बिना ज़मीन बेचे तो उपाय ही नहीं है। बस बिटिया खुश रहे अपने घर संसार में, माँ ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। फिर बाबूजी ज़मीन बेचने के लिए गांव में लोगों से संपर्क करने लगे। ये उनके भाई को पता चला तो उनके पास आए। सरयू भाई, पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब हम भाई हैं तो कभी अनबन कभी प्रेम बना ही रहेगा। बच्चे क्या जाने हमारे प्रेम को, हमारे लगाव को। भाई की बात को पहले समझ ही नहीं पाए बाबूजी, इसीलिए सिर हिलाते रहे। माँ अंदर से सब टोह ले रही थी। भैया क्या बात है, आज अचानक भाई प्रेम की दुहाई देने की ज़रूरत कैसे पड़ गई आपको?
बाबूजी ने अंत में पूछा। उनकी उत्सुकता चरम पर थी। बोलना ये था कि यदि बिटिया की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है तो मुझसे ले लो। ज़मीन क्यों बेच रहे हो? बाबूजी और माँ भी आश्चर्यचकित हो गए। जो कल बच्चों को निवाले देने में आनाकानी कर रहे थे, वो आज बेटी की शादी के लिए पैसों की मदद की बात कर रहे थे। भैया, ज़मीन तो बेचनी ही है, आपसे मैं कितनी मदद लूँगा? बेटी की शादी कुछ पैसों से तो होगी नहीं। ऐसे आपने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबूजी ने उन्हें गहरी नज़र से देखते हुए कहा। तो ज़मीन किसी और को क्यों बेचोगे? मुझे ही बेच दो। तुम्हें तो एक ही बेटा है, इसीलिए यही काफ़ी होगा। मेरे 3 बेटे हैं। ज़मीन बढ़ जाएगी तो सबको 3 भाग देने में सुविधा होगी। भैया ने कहा तो बाबूजी सोच में पड़ गए। भैया, मैं मालो की माँ से बात कर लूँगा, तब बताऊँगा। हाँ हाँ, नई की बहू से बात करके ही हमें बताओ, कहकर भैया चले गए। बाबूजी सोचों में डूब गए। दुश्मनी साधने वाले आज इतना मीठा भला चाहने वाले कैसे हो गए? क्या उनके प्रस्ताव में कोई चाल है? माँ बाबूजी चिंता में डूबे हुए थे। बाबूजी के भाई जो उनकी ज़मीन लेने की बात कहकर गए थे, वो उन्हें चिंता में डाल गया था। पिछले दिनों उन्होंने जो झेला था, उससे उन लोगों पर विश्वास करने का कारण नहीं था, लेकिन वह खुद से आए। इसका मतलब बात कोई गहरी बात है। मुझे विश्वास नहीं है इन पर, लेकिन ज़मीन तो हमें बेचनी है ना मालो कि बाबू, इन्हीं को बेच दीजिए, लेकिन दाम में कोई समझौता नहीं कीजिएगा कि भाई हैं तो कम कर दें। माँ ने कहा तो बाबूजी ने हामी भरी। फिर बाबूजी ने गांव में ज़मीन का दाम लगवाकर वही दाम अपने भैया को बता दिया। उन्होंने मान लिया और अब उन्हें ही ज़मीन बेचने की बात तय हो गई। अलका के ससुराल जाकर शादी का दिन भी तय कराए। फिर एक दिन 5 लोग के सामने बाबूजी ने ज़मीन के कागज़ पर दस्तखत कर दिए। उस दिन उनके दोनों भतीजे भी मौजूद थे। एक और ज़मीन थी जिस पर खेती वह लोग करते थे और नाम बाबूजी का था, उसका कागज़ भी ले आए। उस समय सब चले गए थे। काका, ये वाला कागज़ पर भी दस्तखत कर दीजिए। बहुत दिन से हम लोग उस पर खेती कर रहे थे, अब हमारे नाम कर दीजिए तो अच्छा हो। जो उचित दाम लगाएगा हम दे देंगे। प्रभु बहुत नरमी से बोले। बाबूजी भी अब उलझन वाली कोई ज़मीन नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने सब कागज़ पर दस्तखत कर दिए। अब वे खुश थे। इस ज़मीन के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। इससे अलग से ही पैसा हो गया। ये जी, मैं कहती हूँ कि इस ज़मीन के पैसे अलग से मिल ही गए हैं तो इस बार मालो को कुछ बनवा दीजिएगा और कुछ पैसा गीता की शादी के लिए रख दीजिएगा। माँ ने कहा। और तुम्हारे लिए कुछ ना बनवा दूँ? तुम्हारे भी तो हाथ पैर खाली हो गए हैं। कितनी सुंदर थी तुम और कैसी हो गई हो मालो की माँ। मुझे दुख होता है, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बाबूजी ने कहा कि माँ ने उठकर उनका मुंह बंद कर दिया। आप और बच्चे ही मेरे गहने जेवर हैं जी, और कुछ मुझको नहीं चाहिए। आज के बाद ये सब बात मत बोलिएगा। माँ ने कहा तो बाबूजी ने बड़े प्यार से माँ की झुर्रियों भरा चेहरा देखा। बाबूजी की भी उम्र अब बहुत हो गई थी। माँ से बाबूजी 22 साल बड़े थे। अभी माँ 35 की थी और बाबूजी 60 पहुँचने वाले थे। बाबूजी ढलती उम्र के थे और माँ दुख तकलीफ से ढलती उम्र की होने लगी थी। खैर, दिन तय हुआ और सब जगह निमंत्रण भेजे जाने लगे। भगवान को अर्पित कर सबसे पहले मालती जी की ससुराल भेजा और मालती जी को भी भेजा। फिर चारों तरफ जा जाकर उन्होंने सबको निमंत्रण दिया। मालती जी भी आने की तैयारी करने लगी। सोम को भी कह दिया। मालती जी ने ढेर सारी शॉपिंग की। बहन के लिए कपड़े, गहने, माँ बाबूजी और बाकी सबके लिए भी कपड़े खरीदे। मुक्ता और गीता के लिए लहंगा लिया। अब सब चल पड़े शादी में शामिल होने के लिए। बाबूजी ने धूमधाम से शादी का आयोजन किया। मालती जी को भी कान के झुमके और भारी साड़ी मिली। सोम के पापा को एक अंगूठी मिली। वह लोग मना करते रह गए। शादी के दिन मालती जी के ससुराल से भी लोग आए हुए हैं। वह लोग भारी सास लेकर आए थे, यानी सबके लिए कपड़े। अलका के लिए अलग से साड़ी, सोने की अंगूठी थी। गांव की सबकी आंखें फट गई। फिर बारात आई और शादी हुई। बारातियों का स्वागत बाबूजी ने दिल खोल कर किया। फिर अलका रोती बिलखती ससुराल चली गई। धीरे धीरे सब मेहमान विदा होने लगे। मालती जी भी कुछ दिन रहकर चली गई। महेश भी साथ था।
सब ठीक ठाक देख मालती जी संतुष्ट थी। इस बार माँ बाबूजी की ट्यूनिंग जम रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत सामंजस्य स्थापित कर चुके थे। पहले माँ बाबूजी पर चिल्लाती रहती थी, लेकिन अब बहुत प्यार से पेश आती थी। ये देख मालती जी मुस्कुराती हुई यहाँ से गई और इन यादों को आंचल में समेट कर ले गई। अब सोम का इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। महेश 12वीं कर अपने गांव के पास के शहर के कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया था। मुक्ता मालती जी के पास रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी। मालती जी खुश थी कि अब मायके में सब ठीक है। महेश बीच बीच में पत्र लिखता और सब व्यस्त हो गए। कुछ साल बीते, महेश का पत्र नहीं आ रहा था। मालती जी ने पता करने की कोशिश की और अपनी ससुराल से खबर लेने की कोशिश की। तभी उनके ससुर की तबीयत खराब हुई और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। सब दौड़े हुए गए। मालती जी की सास की हालत खराब थी। सब मिलकर उन्हें संभाल रहे थे, लेकिन आश्चर्य कि मालती जी के मायके से कोई नहीं आया था। सबने ताने भी कसे कि पास रहकर भी कोई नहीं आया। जब काम क्रिया सब खत्म हो गया तो उन्होंने गांव के राजू, जो यहाँ का जमाई था, उससे खबर ली। आपको पता नहीं दीदी उनके साथ क्या हुआ? राजू ने आश्चर्य से कहा। क्या हुआ राजू? बहुत दिन से महेश ने भी मुझे पत्र नहीं भेजा। मुझे लगा पढ़ाई में व्यस्त होगा, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो टेंशन हो रही है मुझे। फिर राजू ने जो बताया वो सुनकर तो मालती जी के होश उड़ गए। राजू जब बोल रहा था तो मालती जी के रंग उड़ते जा रहे थे। क्या कह रहे हो राजू? मुझे किसी ने खबर क्यों नहीं दिया? मालती जी का पूरा शरीर कंपकपाने लगा। वो एक कुर्सी पर ढह गई। सोम के पापा ने देखा तो दौड़ कर आए। क्या हुआ मालती? कुछ बुरा सुना क्या? चलो कल ही गांव चलते हैं, माँ बाबूजी से मिल लेना। कहाँ मिलेंगे? कोई नहीं है वहाँ। सब गांव छोड़कर कहीं चले गए। दोनों भैया ने धोखे से उनकी ज़मीन अपने नाम करवा लिया और इन्हें बेदखल कर दिया। पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। कम से कम महेश तो पत्र लिखता हमें, उसने भी मेरा ख्याल नहीं किया। मालती जी कहीं शून्य में ताकती बोलती जा रही थी। सोम के पापा को भी धक्का लगा ये सुनकर। ये सब कब हुआ? अलका की शादी के कुछ महीनों बाद ही हुआ। उसी दौरान जयराम दादाजी की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद प्रभु भैया व मोहन भैया ने सरपंच काका को अपनी तरफ मिला लिया। जयराम दादाजी के दोनों बेटे बहू को भी मिला लिया। इसीलिए तो आपके पास कोई पत्र भी नहीं गया। महेश एक दिन गया और उसी दिन वे सब कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। उदास होकर राजू ने कहा, ए जी कुछ कीजिए, कहीं से उन सब का पता लगवाइए। मालती जी बिलख पड़ी। मेरे बाबूजी, माँ के साथ सयानी गीता, सबका क्या हो रहा होगा। चलो आज ही हम एक बार गांव जाते हैं, शायद कुछ खबर मिले। दोनों तैयार हुए और सोम अपनी माँ को समझाकर निकल गए। गांव पहुंचकर मालती जी पहले सरपंच के यहाँ गई। वह तो इन्हें देखकर ही नज़र नीची कर लिया। क्या काका, आखिर सबने मिलकर मेरे माँ बाबूजी को यहाँ से बेदखल कर ही दिया ना? ना बिटिया, हमने कुछ नहीं किया। वो तो प्रभु और मोहन ने कब उनसे सारी ज़मीनों पर सरयू भैया के दस्तखत ले लिए, पता ही नहीं चला। और आप लोगों ने कुछ नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या गांव में हो रहे अनाचार को रोकने की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं थी? मालती जी के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। मालती जी फिर अपने घर की तरफ गईं। वहाँ दोनों भाई खेत गए थे और भाभियाँ थीं। वो घर के पास जाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद भाई घर आए तो मालती जी को देखकर चौंक गए। भैया, माँ बाबूजी अब कहाँ चले गए? इस तरह गांव छोड़कर? उनका तो और कोई ठिकाना नहीं था। पता नहीं मालो, एक दिन काका आए और बोले कि वे सब ज़मीन बेचना चाहते हैं। हम लोग उनको कितना समझाए, लेकिन नौकी चाची ने पता नहीं उनके दिमाग में क्या भर दिया कि वह कुछ नहीं सुने और हम लोगों को ज़मीन बेच दिए। ये भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर मालती जी का खून खौल गया, लेकिन अपने आप को संभाला और घर के अंदर जाकर स्मृतियाँ सहेजने लगी। उनके आंसू निकल आए। यही अलका की शादी में सब कैसा गुलजार लग रहा था और आज कैसा सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ। सबसे बड़ी बात कि सयानी लड़की को लेकर कहाँ भटक रहे होंगे। दोनों लौट आए। उसी समय से मालती जी के हृदय में एक हुक घुस गया। वह फिर ससुराल से भी सोम के पापा के साथ शहर चली आई। वह अपनी गृहस्थी में लग गई। सोम की भी नौकरी लगने वाली थी। मुक्ता मेडिकल में एडमिशन ले चुकी थी, लेकिन जब कभी मालती जी को उन सब की याद आती, मन बिखरने लगता। तब सोम के पापा भी तसल्ली नहीं दे पाते। एक दिन महेश का पत्र आया तो मालती जी जैसे जी गई। सोम आया हुआ था। उसने तुरंत पत्र खोलकर पढ़ा तो बाबूजी की खराब तबीयत की खबर थी। महेश ने पता भेजा था। सोम के पापा आए तो मालती जी ने बताया। दोनों अगले दिन ही निकल गए। दिए गए पते पर दोनों पहुँचे।
एक पिछड़ी बस्ती में एकदम साधारण से 2 कमरों में एक मकान में उनका निवास था। मालती जी पहुंचकर ठिठक गईं। आसपास सब उसी तरह के मकान, गलियों में खेलते बच्चे और बाहर नल पर बर्तन धोती, काम करती और बात करती महिलाएं दिखी। फिर वो महज महज आवाज़ देती हुई दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से माँ बाहर आई। उन्हें देख चौंक गई। एक पल को तो दोनों चित्रलिखित सी खड़ी रह गईं। फिर महज ने दोनों को आवाज़ दिया, बड़ी दीदी चलो, माँ दीदी जीजा जी को अंदर ले चलो। महज ने कहा और मालती जी को हाथ पकड़कर अंदर ले गया। मालती जी बिल्कुल चुपचाप थी। लली कैसी हैं आप? आपको महेश ने खबर किया है ना, लेकिन आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों हैं? बड़ी दीदी क्या हुआ? मुझसे गुस्सा है आप? प्लीज़ गुस्सा मत होइए। महेश की बात पर उन्होंने सूनी आंखों से दोनों को देखा। बाबूजी कहाँ हैं? दूसरे कमरे में, कहकर महेश साथ में बढ़ा, लेकिन मालती जी खुद आगे बढ़ गईं और बाबूजी के खाट के पास गईं। बाबूजी एकदम दुबले कमज़ोर से लग रहे थे। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा। बाबूजी बुदबुदाए, मालो आ गई, मेरी मालो आ गई। बाबूजी अब रहा नहीं गया, उन्हें और रोना शुरू कर दी। सबने मुझे पराया बना दिया। मुझे इतना बड़ा तूफान आया और मुझे खबर तक नहीं। क्यों रे महेश, कम से कम मैंने अपने पास रखकर पढ़ाया लिखाया, उसका भी मोल दे देता। माँ ने तो मुझे सौतेली बना ही दिया। मालती जी के बिलाप ने माँ को तड़पा दिया। वो उठी और मालती जी को सीने से लगा ली। कभी फिर कहिएगा मत ये लली, मेरे लिए मेरी बड़ी बेटी आप हैं, मेरी कोख जाई है आप, ऐसा मैं मानती हूँ। माँ सिसक पड़ी। फिर क्यों माँ, ऐसा क्यों किया? इतना कष्ट सहा, जमीन चली गई, बेघर हो गए, गांव छोड़ना पड़ा, बाबूजी इतने बीमार हो गए, फिर भी एक खबर नहीं मुझे। बेकार ही ना, तुम और बाबूजी मुझे बेटा कहते थे, और ये महज इसे इसलिए ना पढ़ाया लिखाया कि पत्र व्यवहार पर दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसने भी मुझे एक भी पत्र नहीं भेजा। मालती जी सिसकने लगी। ना लली, ऐसे मत कहिए। जानते हैं, जब अलका की शादी के बाद आप लोग सब चले गए तो अलका पग फेरे के लिए आई। वो बहुत खुश थी। ससुराल उसकी बहुत अच्छी थी। वो एक बार आई और फिर वो ससुराल में रमने लगी। तभी आपके उन भाइयों ने आकर अपनी दगाबाजी को अपने मुंह से बयान किया। कैसी दगाबाजी माँ? जिस समय हमने माधोपुर की ज़मीन बेची थी न लली, उसी समय उन लोगों ने हमारे पूर्वी मार्ग से आगे की सारी ज़मीनों के कागज़ पर आपके बाबूजी के दस्तखत कराकर अपने नाम करा लिए। उनके इस धोखेबाजी को आपके बाबूजी झेल नहीं पाए और बीमार पड़ गए। तभी महेश आया। वो कॉलेज में था, उसका आखिरी साल था, लेकिन घर की बुरी स्थिति देख घबरा गया। फिर तभी आपके रानीपुर वाले मामा जी आए और बाबूजी को लेकर यहाँ अपने घर ले चले। उन्होंने बहुत अच्छे से रखा हमें। महेश को एक दुकान में नौकरी भी लगा दी। फिर हम यहाँ घर किराए पर ले लिए और आ गए। वे अभी भी कभी कभी आते हैं लली, वे नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। माँ ने भीगी आवाज़ में कहा। हरी मामा आए थे माँ? वाह, उनसे मिले बहुत समय हो गया, इस बार उनसे मिल लूँगी। अच्छा माँ, गीता नहीं दिख रही है, वो कहाँ है? मालती जी ने इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई कहा। उसकी वहीं शादी कर दी लली। माँ ने जैसे ही कहा, मालती जी का जी धक से रह गया। क्या कह रही हो माँ? यूँ आनन फानन में गीता की शादी? क्यों, मुझे भी नहीं बुलाया? बेटा कैसे बुलाती? जब उन लोगों ने सब छीन लिया और बाबूजी बीमार पड़ गए तो मुझे गीता की ही चिंता होने लगी। उसकी शादी के लिए बचाए गए पैसे तो बाबूजी के इलाज में और खाने में खर्च होने लगे। तभी राजू की एक मौसी आई अपने ससुराल के रिश्ते से एक लड़के का रिश्ता लेकर। लड़के की पत्नी का देहांत हो चुका था, बच्चे भी नहीं थे, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि एक पैसा भी नहीं लगना था। क्या करती? जो मुसीबत आई थी उसमें गीता को लेकर कहाँ घूमती? जवान बेटी की चिंता थी, इसीलिए मंदिर में शादी कर 2 जोड़े कपड़े में उसे विदा कर दिया और हम यहाँ हरी भैया के साथ आ गए। माँ ने सारी कहानी कह सुनाई। आज जाकर उनका अपराध बोध कम हुआ था। मालती जी माँ से सारी कहानी सुन रही थी। कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी माँ, भगवान एक के बाद एक परीक्षा लिए जा रहे हैं। माँ भी सूख कर काटा हुए जा रही है। बाबूजी खाट से लग गए हैं। महेश पर असमय जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा हुआ है। अभी पढ़ाई पूरी कर किसी अच्छी नौकरी से लग अच्छा वेतन और मान सम्मान पाता। खैर, माँ बाबूजी एक
बात से खुश थे कि गीता की शादी हो गई और वो अपने ससुराल में खुश है, सुखी है। लेकिन मालती जी को थोड़ी तकलीफ हुई कि छोटी बहन की शादी इस तरह हड़बड़ी में और वैसे पहले से शादीशुदा लड़के से करनी पड़ी। पर विधि का विधान समझ संतोष कर लिया। माँ बाबूजी को लेकर मेरे साथ चलो ना, वहाँ अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूंगी। इन्हें ठीक से इलाज की ज़रूरत है। लली, यहाँ डॉक्टर का कहना है कि अब कहीं ले जाने से कुछ नहीं होगा। इनकी किडनी एकदम ख़त्म हो गई है, वो भी दोनों। उस समय चिंता और तनाव से प्रेशर जो बढ़ा, उससे ही सब खराब हो गया। अब एक महेश की भी शादी देख लें आपके बाबू, तो सब सुख पूरा हो जाए। माँ की इस बात पर मालती जी रो पड़ी। पहले से ही डॉक्टर से ठीक से इलाज होता तो ये अवस्था तो नहीं होती। फिर सब कुछ समझाकर आश्वासन देकर दुखी मन से मालती जी आ गई। साल दर साल बीतने लगे। सोम एक विदेशी कंपनी को ज्वाइन किया जिसने उसे साल भर के अंदर यूएस भेज दिया। मुक्ता भी इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर चली गई, फिर वहीं से एमडी करने लगी। तभी एक दिन खबर आई कि बाबूजी बहुत सीरियस हैं, अब नहीं बचेंगे। मालती जी पति के साथ दौड़ी। बाबूजी को उन्होंने मुंह में जल दिया। उन्होंने उनका हाथ पकड़ बहुत बेचारगी से देखा और फिर दम तोड़ दिया। वह उनके ऊपर सिर रखकर बिलख पड़ी। माँ बेटी मिलकर खूब रोई। माँ के बिलाप ने आसमान को भी बिहल कर दिया। उस दिन बहुत बारिश हुई। पता नहीं माँ के प्रति हुए अन्याय से वो क्षुब्ध था या बाबूजी के जाने का गम मना रहा था। फिर वहाँ अलका और गीता भी आई, अपने अपने पति और बच्चों के साथ। दोनों आकर मालती जी से सिपट गई। किन दुखद परिस्थितियों में उनसे भेंट हुई, ये महसूस कर उनका हृदय करा उठा। बाबूजी की उम्र के लोग ऐसे कमज़ोर नहीं हो जाते, बस परिस्थितियों की मार और अपनों की धोखेबाज ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। माँ की भी उम्र क्या थी, मात्र 45 की उम्र में उन्होंने सब देख लिया। सुख तो भोगा नहीं, हाँ दुखों से नाता हमेशा जुड़ा रहा। एक युवती के अरमान, इच्छा, सपने सब दबे रह गए। इसीलिए तो आज भी उनकी दबी इच्छाएं जोर मारने लगती हैं। इतनी देर से अतीत में खोई हुई मालती जी जैसे उसी युगों में जीने लगी थी, जैसे टाइम मशीन से वह उस दौर में चली गई हूँ और फिर से सारी घटनाओं को जीवंत जी रही हूँ। उन्होंने सामने बैठी सुगंधा को देखा जो भरी हुई आंखों से सब सुन रही थी। नानी जी, इतना झेलने के बाद भी इस तरह खिलखिला कैसे सकती हैं मम्मी जी? उसे आश्चर्य हुआ। हाँ बेटा, दुखों ने उसे पत्थर बना दिया था। फिर गीता के ससुराल वाले तंग करने लगे तो उसके पति को महेश ने मोटरसाइकिल लेकर दिया। हाँ अलका खुश थी, जिससे उसके तरफ से माँ निश्चिंत थी। बाबूजी के जाने के बाद मैं माँ को यहाँ अपने पास ले आई थी ताकि थोड़ा वह अपने दुख को भूल सके, लेकिन वो बहुत मजबूत थी। दुख मनाने की अपेक्षा अब उन्हें महज की चिंता थी। मालती जी ने कहा, मामा जी ने पढ़ाई पूरी नहीं की, मम्मी जी तो आप लोगों ने नहीं कहा उन्हें? कहा बेटा, लेकिन अब वो कंपनी में सुपरवाइज़र का पोस्ट पा गया था। धीरे धीरे उसमें प्रमोशन मिल रहा था। उसकी पढ़ाई की इच्छा भी नहीं थी, अब जिम्मेदारियों को ही निभाने का मन था उसका। कहती हुई मालती जी फिर से अतीत में चली गई। महेश अब किराए का ही लेकिन अच्छा घर ले लिया था। फिर एक दिन महेश आया अपनी शादी का निमंत्रण लेकर। माँ पहले उन्हें बुला रही थी, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, 5 दिन पहले गई और सारी शॉपिंग वगैरह करवाई। महेश एक दिन अपनी होने वाली पत्नी मंजरी को मालती जी से मिला दिया। वह बहुत खुश हुई, पढ़ी लिखी और तेज तर्रार लगी उन्हें। फिर शादी में अलका और गीता भी आई। शादी के एक दिन पहले सोम, मुक्ता और उनके पापा भी आ गए। सबने खूब धमाल मचाया। जब मंजरी शादी के बाद आ गई और एक छोटी सी पार्टी हुई, तब मालती जी ने उसे साड़ी, कान के झुमके और पायल दिए। वो तो अलका और गीता के लिए भी उपहार लेकर आई थी। अलका के तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। फिर शादी के बाद सब अपने अपने घर लौट गए। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। तभी एक दिन सौम्य के पापा की तबीयत खराब हुई। माँ को खबर मिली तो वह तुरंत ट्रेन में बैठकर आ गई। उस समय मंजरी गर्भ से थी। माँ ऐसी हालत में मंजरी को छोड़कर क्यों आ गई? उसे बुरा लगेगा तो महेश अकेले कैसे उसे देखभाल कर पाएगा? क्या लली, दामाद जी की बीमारी सुनकर मैं कैसे रुक जाती? महेश भी बोला कि दीदी के पास जाओ, पहले वहीं टिकट कटा दिया लली। माँ ने कहा तो वो चुप हो गई। फिर सोम के पापा ठीक होकर घर आ गए, लेकिन उनकी तीमारदारी करते करते मालती जी की तबीयत खराब हो गई। अब माँ पूरी तरह से मालती जी की सेवा में लग गई। उन्होंने बेटी दामाद दोनों को संभाल लिया।
दोनों की सेवा में दिन रात लगी रहती। सोम के पापा आ गए थे, लेकिन अभी भी कमज़ोर थे। उन्हें सूप जूस देना, फिर उबली सब्जियां देना, ये सब नियम से करती थी। मुक्ता और सोम आकर चले गए थे। लली, अब सोम की शादी कर दीजिए, उम्र पर ही सब अच्छा लगता है, माँ ने मालती जी के बालों में तेल लगाते हुए कहा। अब वह उनके बालों को सलीके से गूंथ रही थी। हाँ माँ, रिश्ते आए हैं, कर ही देना है, उचित होगा। महेश छोटा था, लेकिन पहले शादी हो गई, अब सोम का भी कर देंगे, मालती जी ने कहा। अब सोम के पापा एकदम ठीक हो गए थे, इसीलिए सोम के लिए लड़की देखने लगे। फिर माँ के सामने ही सोम की शादी ठीक हुई। सुगंधा को देखने सब गए। माँ ने उसे पसंद किया। ऐसी सुगंधा ही थी ही इतनी प्यारी कि सबने उसे पसंद कर लिया। फिर शहनाई बजी और तुम बहू बनकर इस घर में आ गई, मालती जी ने कहा तो सुगंधा मुस्कुरा दी। लेकिन नानी जी ने बहुत संघर्ष किया है ना मम्मी जी, आप साथ नहीं देती तो उनका जीवन और भी कठिन हो जाता। सुगंधा की बात पर मालती जी कुछ कहती, इससे पहले आवाज़ आई, दोनों सास बहू मिलकर मेरी बुराई कर रही हो, कब से? नानी जी की आवाज़ सुनकर दोनों चौंकी। तभी वो आकर पास बैठ गई। लेकिन ये एकदम सही है बहू कि लली ने मेरा बहुत साथ दिया। यदि मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं होती कि नहीं। इस बात पर मालती जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। सच में रिश्ते में भले ही माँ बेटी हो, लेकिन उम्र के हिसाब से दोनों सहेलियाँ ही थीं। मालती जी अपनी बहू सुगंधा के साथ सब बातें कर ही रही थी कि अचानक नानी जी आ जाती हैं। वो आकर ही शिकायतें करने लगती हैं कि वह दोनों उनकी ही शिकायत कर रही हैं। नानी जी, आपकी शिकायत नहीं, आपकी तारीफ कर रही हैं मम्मी जी। आप कितना साहसी और कितनी दृढ़ थीं कि हर परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। सुगंधा की आंखों में सच में नानी जी के लिए बहुत आदर और प्रशंसा के भाव थे। नानी जी ने उसे गले से लगाकर उसका माथा चूम लिया। फिर मालती जी को बड़े प्यार से देखते हुए कहा, ये मेरी बड़ी बेटी यदि साथ नहीं होती तो ना बहू तो आज ये नानी दिखाई नहीं देती। जब भी मैं मुश्किल में पड़ी, ये मेरी पीठ पर साथ देने के लिए खड़ी हो गई। इतना तो मेरे लिए किसी ने नहीं किया, नानी जी ने कहा। यह आपकी बड़ी बेटी है तो आप इन्हें आप करके क्यों बोलती हैं नानी जी? बेटी को तो तुम ही बोलना चाहिए ना, सुगंधा ने चिढ़ाया पहले और फिर एक अपने हृदय में जलता हुआ प्रश्न उनके सामने रख दिया। ये मेरी बेटी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन्हें मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। इनकी जन्मदायिनी माँ मुझसे बड़ी है, बहू रिश्ते में भी और उम्र में भी। फिर जब मैं ब्याह कर आई तो इनके बाबूजी से बहुत छोटी थी और मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैं लली को देखी तो इनमें एक बड़ी बहन को देखा। ये मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इतना कि मेरे लिए अपने बाबूजी से लड़ जाती थी। नानी जी बोलते हुए मालती जी का हाथ अपने सीने पर रख लिया, प्यार से उसे सहलाने लगी। सुगंधा का इस रिश्ते के एक नए रूप से परिचय हो रहा था। मम्मी जी आपको बहुत मानती थी, है ना? नानी जी, सुगंधा का प्रश्न दोनों माँ बेटी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। केवल मानना इसको नहीं कहेंगे बहू। लली के साथ पता नहीं मेरा क्या रिश्ता था कि ये मुझे तनिक भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। जब मैं आई तो मात्र 12 साल की थी। मैं विवाह और पति का मतलब नहीं समझती थी। मैं इनके बाबूजी के डर से लली की साड़ी में अपनी साड़ी की गांठ लगाकर सोती थी। पहली बार जब मेरा मासिक धर्म आया तो माँ बनकर समझाया, बाबूजी माँ को थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे उसे बात कर बहलाइए। पता है उस समय इनके बाबूजी शर्म से धरती पर गड़ गए थे। उस समय उन्हें लगा कि उन्हें इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहिए था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था शादी क्या होती है और पति के साथ कैसे रहते हैं। नानी जी बोल नहीं रही थी, उस युग में जैसे सी खो सी गई थी। मैं रिश्ते में इनकी माँ थी और इन्होंने मुझे हमेशा माँ का दर्जा दिया, लेकिन मेरे लिए मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ, मेरी अभिभावक और मेरी तारणहार थी। हर दुख में ये ऐसे आकर मेरे साथ खड़ी हो जाती थी जैसे अपने आंचल तले मुझे छुपाकर दुखों से दूर कर देगी। तो बताओ बहू, ये तो मुझसे बड़ी हुई ना, फिर मैं कैसे इन्हें तुम कह सकती हूँ? और जो मैं इतना डांटती हूँ, गुस्सा करती हूँ और तुम मुंह बना लेती हो, उसका क्या? मालती जी ने कहा। अभी वो जवाब देती ही कि बाहर से आवाज़ आई, माँ जी देखिए ना, सोना की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी से आइए। अब ये कौन बुला रहा है तुमको? किस किस से दोस्ती कर लेती हो, मुझे समझ नहीं आता, मालती जी ने गुस्सा कर कहा। सुगंधा देखती रह गई। अभी दोनों के रिश्ते की जो कड़ी दिख रही थी, अभी दूसरों की कड़ी नजर आने लगी।
लली गुस्सा मत कीजिए, वो सड़क के उस तरफ जो कोने वाला घर है ना, बेचारा बहुत गरीब है। उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है, 4 बेटी हो चुकी है, ये 5वां होने वाला है। शायद अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़े, कोई उसके पास नहीं है, जाने दीजिए ना लली, नानी जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हाँ तो जाओ ना, मना करने से मानोगी थोड़ी ही, लेकिन ये सब बंद करो। चलो जाओगी तो सबको बड़ा ख़राब लगेगा, और मिठाई मिठाई करते मत आना। खाती तो नहीं, सोम के पापा खाने लगते हैं और उनका डायबिटीज़ बढ़ जाता है। मालती जी ने विरक्त होकर कहा। ना लली, अब किसी से ना कहूँ मिठाई के लिए, अब जाने दीजिए मुझे, कहकर चली गई नानी जी। फिर सुगंधा अपने काम में लग गई और मालती जी सोम के पापा से बातें करने लगी। वो भी आए थे और चाय पीना चाह रहे थे। सुगंधा चाय बनाई और 2 कप लेकर उनके कमरे में दे आई। पापा जी कुछ बना दूँ, खाइएगा? कुछ क्या, उपमा बना दो, मीठा बिल्कुल मत डालना, और थोड़ा माँ के लिए भी रख देना, उसे पसंद है। सुगंधा मुस्कुराने लगी और उपमा बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद सोम भी आ गए। तब मम्मी पापा को उपमा देकर वो सोम के पास बैठ गई। वह भी बहुत खुश था सुगंधा के व्यवहार से। यहाँ बहुत अच्छे से सबके साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया था उसने। कल तैयार रहना, सुबह नाश्ता करके निकलेंगे, बाहर ही लंच करेंगे और मूवी देखकर रात का डिनर करते हुए आएंगे, सोम ने कहा। ठीक है, लेकिन एक बार मम्मी जी से पूछ लूँ। मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, उनसे मैंने कह दिया है, सोम ने कहा। सोम, एक बात कहूँ, एक दिन मैं नानी जी को मूवी दिखाने ले जाना चाहती हूँ। तुम यदि चाहो तो मम्मी पापा को भी ले लेंगे, रात का डिनर करते हुए आएंगे, सुगंधा ने कहा। तो सोम मुस्कुरा दिया। मेरी पत्नी दुनिया की अनोखी पत्नी है, जब सब अपने पति के साथ अकेले समय बिताने का बहाना चाहती हैं। मेरी पत्नी घर भर को साथ ले जाना चाहती है। सोम की बात पर सुगंधा शर्माते हुए मुस्कुरा दी। आपके साथ तो जीवन भर घूमना ही है। अभी आपके साथ बेंगलोर चली जाऊंगी तो घूमने के लिए हम दोनों ही रहेंगे ना, इसलिए प्लीज़ सोम ले चलिए ना सबको, सुगंधा ने मनुहार करते हुए कहा। ठीक है, तुम तैयार करना सबको, मैं तो नहीं कहने जाऊंगा, ऐसे भी बड़ा ऑड सिचुएशन लगता है। पत्नी के साथ साथ मम्मी पापा और फिर नानी जी को भी लेकर के जाना। ठीक है, तुम्हें पसंद है तो मुझे क्या दिक्कत, सोम ने कहा। रात को 10 बजे नानी जी आईं। आकर पहले बाथरूम में नहाई, फिर कपड़ा पहनकर बोली, मुझे एक चाय दो। इस समय चाय नानी जी? खाने का समय है ना, खाना तो खाया ही नहीं जाएगा, पता है बहू, सोना को 4 लड़कियों पहले से थी। इस बार सास बोली थी कि चेक करा लो तब रखो। उस दिन वो चेक कराने ही जा रहा था, मैं देखी तो मैंने कह दिया कि लड़के का पूरा लक्षण है, चेक मत करवाओ। उसने मेरी बात मानकर चेक नहीं करवाया। देखो बेटा हुआ, क्या सुंदर बच्चा हुआ, एकदम कृष्ण भगवान। मैं तो नाल काट कर आई, दर्द ऐसा उठ गया कि अस्पताल भी नहीं जा सकी। ऐसी आंधी पानी में कोई साधन भी नहीं था। मैंने कहा छोड़ो, सब मैं कर दूंगी, मुझे मिठाई खिला देना। मिठाई बोलकर नानी जी ने जीभ काट ली। सुगंधा मुस्कुराने लगी, लेकिन मालती जी का चेहरा कड़ा हो गया। एक बार कहा ना मिठाई मत मांगना, फिर क्यों बोली? अरे तो वो क्या लाकर दे ही देगा क्या? मैंने ऐसे ही बोल दिया। नानी जी सिटपिटा गई। अरे वो गरीब आदमी ले ही आएगा तो उसको तंग क्यों करना? माँ गुस्सा हो ही रही थी कि अच्छा गलती हो गई, फिर ऐसा नहीं होगा। नानी जी अपने कान पकड़ लिए, लेकिन मालती जी की चिंता कम नहीं हुई। अगले दिन सबको मनाकर सुगंधा घूमने, मूवी दिखाने और बाहर खाना खाने के लिए मना ली। नानी जी तो बेहद खुश थी। उन्होंने एक डीप नेवी ब्लू रंग की साड़ी निकाली। सुगंधा भी अंदर कमरे में तैयार होने लगी। तैयार होकर बाहर निकली तो नानी जी और माँ में बहस हो रही थी। क्या हुआ मम्मी जी? देख, ये इसने किस रंग की साड़ी पहनी है। जब भी पसंद करेंगी चटक ही पसंद करेंगी। मेरे पास इतनी सोबर कलर की साड़ियाँ हैं, लेकिन मजाल है जो इसे पसंद आ जाए। कुछ उम्र का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। सब कहती हैं कि आपकी माँ कितना चटक पहनती हैं और हंसती हैं। मालती जी गुस्से में बोल रही थी। नानी जी का चेहरा उतर गया था। मम्मी जी, नानी जी ने तो सारी ज़िंदगी हवन कर दी, अपने मन का भी कभी खाया पहना नहीं। प्लीज़ उनको मत रोकिए, आप अपने मन का करने दीजिए। क्या हुआ, उम्र दराज औरतें डीप रंग की शौक साड़ियाँ नहीं पहनती हैं? यदि नहीं पहनती हैं तो वह सब नानी जी जितनी ऊर्जावान, सबके लिए तत्पर और इतनी पॉजिटिव भी नहीं हो सकती। मम्मी जी आप तो समझिए, कच्ची उम्र में एक प्रौढ़ विधुर सी शादी, बच्चे और ज़िंदगी जीने के लिए उतनी जद्दोजहद उन्होंने कब अपने मन का जिया होगा। सुगंधा ने मालती जी को मनाते हुए कहा। वह तो उसे देखती रह गई। तुझमें इतनी समझ और रिश्ते को महसूस करने का मर्म कहाँ से आ गया बेटा?
चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा समझा दो। सब समय इतना ब्राइट पहनने से उम्र को शोभा नहीं देता। मालती जी ने कहा। सुगंधा की बात नानी जी सुन रही थी। ललित दीजिए, उस दिन जो सादा साड़ी दी थी वही पहन लूँगी। ना नानी जी, आप यही पहन कर चलिए, आप कितनी सुंदर लगती हैं इसमें। सुगंधा की बात पर वह खिल गई। फिर सब घूमने गए। मूवी देखकर खाते पीते हुए लौटे। नानी जी तो मूवी देखकर बहुत खुश थी। आकर वो मालती जी के पास बैठ गई और उनके पैरों में मालिश करने लगी। उनके मन में कभी ये खटास नहीं रही कि सुबह ही बेटी ने इतना सुना दिया साड़ी पहनने के नाम पर। मालती जी बहुत ही शिष्ट, संतुलित और गंभीर स्वभाव की थी, जबकि नानी जी एकदम बेबाक, बिंदास और बेपरवाह थी, किसी को कुछ भी बोल देने वाली, लेकिन सबकी मदद के लिए एकदम तैयार। वहाँ सब उन्हें बेहद चाहते। मालती जी भी गुस्सा करती उनके ऊपर, लेकिन प्यार बहुत करती थी। वह खुद जितना बोल दे, कोई और कुछ नहीं बोल सकता था। अगले दिन पास की मुन्ना की माँ मंदिर जा रही थी। बस नानी जी आ गई परमिशन लेने। लली चली जाऊँ, मंदिर जा रही हूँ। एक दिन पैर घर में टिकता नहीं है माँ तुम्हारा। कल ही ना बहू की जिद पर हम सब घूमने गए, सिनेमा देखी और खा पी कर होटल से आए। आज फिर जाना है? छोड़ दीजिए, नहीं जाऊंगी। मुन्ना की माँ को मना कर देती हूँ, नानी जी ने रुआसे स्वर में कहा। नहीं, अभी जाओ, लेकिन मुझसे पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ती है माँ? तुम्हें खुद मना कर देना चाहिए ना। जाओ, जल्दी आ जाना। मालती देवी ने इतना कहते ही नानी जी ने अपनी हल्की रंग की साड़ी निकाली और पहनकर चली गई। देखती है बहू, एकदम पैर घर में नहीं टिकता है, इसीलिए मंजरी से इसका पटता नहीं है। अब इसको समझना चाहिए ना। इसीलिए विवाह में पति पत्नी में उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये जब तक जवान हुई बाबूजी बूढ़े हो गए, उस पर से परिवार में खाने तक के लाले पड़ गए थे। लेकिन क्या कहूँ बहू, मैं भी समझती हूँ कि बाबूजी के द्वारा नियति ने इन पर बड़ा अन्याय किया। मालती जी अफसोस में बोल रही थी। छोड़िए ना मम्मी जी, लोगों के कहने को क्या, वे तो कहते ही रहते हैं, कहकर सुगंधा ने मालती जी को शांत कराया। शाम को नानी जी घर आई और मुंह में पान चबाती हुई आई। पूरा मुंह लाल हो गया था। क्या बात है नानी जी, आज तो आपने लिपस्टिक लगा लिया? सौम ने चिढ़ाया। माँ, तुमने मुझे इनसे डांट सुनवाओगी? हमारे यहाँ कोई पान सिगरेट मुंह में नहीं लगाता। और तुम मंदिर गई थी तो पान कहाँ से मिल गया? प्रसाद में पान ही दिया गया क्या पंडित जी ने? मालती जी ने तंज कसा तो नानी जी खिसिया गई। क्या लली, आप भी इस तरह से मुंह चिढ़ा रही हैं? पंडित जी पान क्यों देंगे? मैंने प्रसाद लाया है आप सबके लिए, और ये चूड़ियाँ सिंदूर आप दोनों के लिए। उन्होंने सुगंधा को और मालती जी को चूड़ी सिंदूर का पैकेट पकड़ाया। माँ, तुम्हें हर समय मेरा ही ध्यान रहता है, अपने लिए कुछ ली कि नहीं? मालती जी ने नरम होकर कहा। मेरे लिए तो आप लोग खरीद लेती हैं लली, मैं अपने लिए क्या लूँ? नानी जी ने बड़ी मासूमियत से कहा। फिर वह मालती जी को चूड़ी पहनाने लगी और बाल संवारने लगी। सुगंधा देखती रह गई। अद्भुत रिश्ता गढ़ा था देव ने, ये माँ बेटी का। नानी जी रिश्ते से माँ थी, लेकिन मालती जी उम्र से माँ, बड़ी बहन बन जाती थी। कभी नानी जी माँ बनकर मालती जी की सेवा करने लगती थी। आपस में गुस्सा भी होती थी। मालती जी उन्हें इतना डांट भी देती थी कि लेकिन नानी जी के चेहरे पर सिकन भी नहीं आती थी, भले थोड़ी देर के लिए मायूस हो जाती थी। ये कैसा रिश्ता था जिसे दोनों अपने प्राणपण से निभाए जा रहे थे, बिना किसी से कोई उम्मीद किए, बस हृदय तल से एक दूसरे को प्यार और मान सम्मान दिए जा रहे थे। सुगंधा ने मन ही मन दोनों को नमन किया। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।